नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे आईबीएसए का जो आपका पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन करेंगे, वो भी 50 बेस्ट क्वेश्चन। और आपको बताएं कि भैया बहुत हार्ड लेवल की कैलकुलेशन है इसमें। तो आप अगर इसको कर लेते हो तो डेफिनेटली सीजीएल में भी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है अगर उस लेवल का पेपर आ गया। ठीक है, तो लगभग इसमें 52 क्वेश्चन हम लोग टोटल करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और ये भी एनालाइज कीजिएगा क्या क्या हमें स्किप करना चाहिए। भाई देखो, पेपर में आप सब क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर अच्छे लेवल का आ गया, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में करने होते। घर पे बैठ के तो आप सब कुछ कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन बात होती है एक लिमिटेड टाइम में करने की। तो उस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर जब भी टफ आता है तो आप वहां पर कर क्या सकते हैं, क्योंकि कोई जादू तो होगा नहीं कि आप वहां पर कुछ बड़ी चीज करके चले जाओगे कि ऐसे हमने कर लिया वो कर लिया। आप वहां पर वही कर सकते हो जो आपको आता है। तो आप ये फोकस करें कि उन सवालों में हम कर क्या सकते हैं, ना कि ये फोकस ना करें कि हमें जो नहीं आता उसके पीछे ऐसा पूछ लिया कि ये कठिन पूछ लिया वो पूछ लिया। नहीं, आप ये देखो आप क्या कर सकते हो। अगर वही स्किप करके आ गए तो लाखों लोगों से वैसे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, कह रहा 900 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर धावक ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। धावक ए 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, जबकि धावक भी 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वे प्रत्येक 15 मिनट दौड़ने के पश्चात 90 सेकंड का विराम लेते हैं। समय समाप्ति पर प्रारंभिक स्थिति को छोड़कर 8वीं बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में उन्हें लगने वाला कुल समय क्या है। अब देखो, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर मिल रहे, अगर हम सब चीज अभी छोड़ दें तो हमें पता है, अगर हमें टाइम का एलसीएम ले ले तो हमें प्रारंभिक बिंदु का टाइम मिल जाता है। अब ये टाइम आएगा कैसे भाई? 900 जाने में 6 की स्पीड से कितना समय लग रहा था? 150 सेकंड लग रहे थे। और 900 जाने में 4 की स्पीड से कितना लग रहा था? 225 सेकंड लग रहे थे। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 25 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 25 छक्का 150 और 25 नहीं में 225, 9 6 में 18 हो गया। यानी कि 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कि इतने सेकंड बाद वो पहले स्थान पर मिलेंगे। अब वो कह रहा था 15 मिनट दौड़ने पर, देखो 15 मिनट दौड़ने पर 90 सेकंड का। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट को सेकंड में बना लेंगे तो 900 सेकंड में वो 90 सेकंड के ब्रेक लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे टोटल टाइम हमने कितना किया, 450 गुणे में 8 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 8वीं बार मिलना है। यानी कि इधर 0 8 पन्ना 40 हो गया, हाथ से लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 3600 सेकंड में कितना देर। भाई यहाँ पर देखो कै गुना हो रहा था, 4 गुना। इसका भी कर देंगे हम 4 गुना तो 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 360 सेकंड आ गए। लेकिन यहाँ पर एक कैच ऐसा है, जब लास्ट बार मिल गए होंगे, भाई यहाँ पर तो पूरे मिलने तक का आ गया, जब लास्ट बार मिल गए होंगे तो उसे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो 90 सेकंड हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें 3 बार लेना पड़ेगा केवल। तो कितना आ जाएगा? 270 सेकंड का उन्होंने ब्रेक लिया होगा। तो यहाँ पर देखो 3600 सेकंड इधर आ गए थे, प्लस का 270 सेकंड। अब ये मिनट में भी बनाना पड़ेगा, तो इसको हम 60 से भाग कर देते हैं। पहले तो इसी को मिनट में बना लेते, तो ये आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, इसको अगर हम 60 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 4 मिनट। और बचा कितना है? 3। 3/6 गुणे में कर देंगे 60 सेकंड, फिर से बना लेते ना, 30 हो जाएगा, यानी कि 64 और ये हो गया 30। ठीक है, 64 मिनट 30 सेकंड आंसर। तो यहाँ पर केवल यही था कि ये 4 बार हमें एग्जैक्ट नहीं लेना था, क्योंकि लास्ट बार तो पहुंच गए होंगे, वहां पर रेस्ट की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, इसको देखो भाई, पढ़ने में ही 2-3 दिन लगेंगे। एक कौशल विकास संस्थान 3 पाठ्यक्रम का ऑफर देता है, अल्फा बीटा गामा। पिछले महीने नामांकन की संख्या इस प्रकार थी कि अल्फा इतना, बीटा इतना, गामा इतना। वर्तमान महीने में अल्फा में नामांकन में 25% की वृद्धि हुई, बीटा में इतने की कमी हुई है और यहाँ पर इतनी वृद्धि। संस्थान प्रति अल्फा नामांकन पर 50 रुपए, प्रति बीटा नामांकन पर 65, प्रति गामा नामांकन पर 80 आय प्राप्त करता है। हालांकि संस्थान ने वर्तमान महीने में गामा पाठ्यक्रम शुल्क पर 7% की प्रमोशनल छूट दी है। पिछले महीने की तुलना में कंपनी की कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो भाई हमसे यही पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो नॉर्मल करते हैं, अल्फा बीटा
और ये हो गया गामा। अल्फा पर 9,000 थे तो 9 ले लेते हैं, बीटा पर 11,000 थे तो 11 ले लिया, गामा में 7,000 थे तो 7 ले लिया। कह रहा था इसमें 25% की वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया बात है। इसमें 10% की कमी हुई है, बहुत बढ़िया बात। इसमें 30% की वृद्धि हुई। अब वो कह रहा था कि अल्फा नामांकन पर 50 रुपए का था, अल्फा पे, यानी कि इधर यहाँ पर दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसको अगर देखेंगे तो ये 50 रुपए पे था। और बीटा का अगर हम देखते हैं तो ये कितना था, गामा का 80 दिख गया मुझे पहले, और ये 65 था। ठीक और है, इस पर 7% की प्रमोशनल छूट भी दे दी। तो भाई अगर हम देखें इफेक्टिव कितना रहा, प्लस का 30 माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस 30 गुणे में 7 बटे में 100 हो गया, यानी कि 30 से 7 गया 23 हो गया, इधर जीरो चला गया, 7 या 21 का मतलब 2.1 हो गया। तो 23 से 3 गया 20.9%, यहाँ पर प्लस का आया। यानी कि ओवरऑल जो हमने यहाँ पर ग्रोथ देखी है वो कितनी देखी है, ये यहाँ पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये 20.9% निकल कर आया है। अब अगर हमें वृद्धि ही देखनी है तो भाई देखो, वृद्धि के साथ साथ हमें ओल्ड वाली उनकी जो भी इनकम रही होगी वो भी पता होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे परसेंटेज से। तो जो भी इनकम थी इसको हम 5 से डिवाइड कर लें, ये 13 हो गई, इनकी यहाँ पर 16 हो गई। तो पहले की अर्निंग अगर देखते हैं ओवरऑल, तो जो हमारे पास 9 लोग थे उनके पास 10 रुपया था, और जो 11 लोग थे उनके पास 13 के हिसाब से था, और जो 7 लोग थे उनके पास 16 के हिसाब से था। इतना हमारे पास अर्निंग थी। अब यहाँ पर ये जो भी हमारे पास आया भाई, करते हैं कौन सा कलर लें। हमने यहाँ पर इसके लिए देखा था, इसको इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर ये 90 कमा रहे थे, ये 143 कहाँ से आया, इनका गुणा कर रहे हैं भाई। सबसे पहले 13 गुणे में 11 किया, फिर 7 गुणे में 16 किया, 16 सत्ते 112 हो गया। अब अगर इन पर 25% बढ़ रहा है तो 25 ने में कितना होता है, 225 होता है, यानी कि 22.5 हो गया। यहाँ पर 10% कम हो रहा है, 10% अगर निकालेंगे तो 14.3 आ जाएगा, ये कम हो रहा है। यहाँ पर ओवरऑल 20.9% की वृद्धि हो रही थी। अब इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा टिफिकल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 का गुणा पहले कर लेते हैं, 0.9 का बाद में, क्योंकि ऑप्शन भी काफी नजदीक है। तो हो सकता है आपको लास्ट में प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए पहले ही कर लेते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, 117 गुणे में 20 पहले कर लेंगे, 0.9 का गुणा करके जोड़ देंगे, यानी कि 0 2 सत्ते 14 हो गया, 11 दूनी 22 और एक 23 हो गया। 0.9 का इसमें आप गुणा करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा पहले ही। तो 9 सत्ते 63, हाथ से लगा 6 हो गया, 9 एकम 11 ने में 99 और 6, 9 6 15, 105 आ गया, 105। तो जोड़ देंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। और अगर हम यहाँ पर, ये तो परसेंटेज में था, परसेंटेज वाला भी लगाएंगे तो 24.453 ये आ जाएगा एक्चुअल में। समझ गए ना भाई। देखो सिंपल सा हमने क्या किया, हमने 117 का गुणा इसमें किया, तो हमारे पास आया था 2445.3। फिर परसेंटेज भी साथ में था, तो परसेंटेज की वजह से पॉइंट हमें 2 पॉइंट इधर करना पड़ा, तो एक्चुअल में ये निकल कर आया है। तो इन दोनों को प्लस वालों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 5 5 4 9, 4 2 6, 2 2 4 आ गया, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद। और ये 14.3 हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बचा 3 हो गया, 5 4 से 3 गया 1, 6 से 4 गया तो 2, 4 से 1 गया 3, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद। तो ये बना। अब इसी में हमें 32.153 इंटू में परसेंटेज के लिए 100 ये करना होगा। कैलकुलेटिव अच्छा खासा है सवाल, समझ गए ना प्रॉपर। देखो भाई हमने यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, जितनी जितनी यहाँ 25% बढ़ रही थी वही निकाली, यहाँ पर 10% कम हो रही थी हमने केवल वही निकाली। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वृद्धि या कमी जो होती वो डायरेक्ट निकाल ली। अब अगर यहाँ पर देखेंगे ये जोड़ना पड़ेगा, तो 90 प्लस का 143 प्लस का 16 सत्ते 112 हो गया, यानी कि 3 2 5 हो गया, इधर हो गया 9 4 13, 13 1 14, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3, 345 हो गया भाई। इधर अगर हमने गुणा कर दिया इसमें तो ये बन जाएगा 3215.3, और डिवाइड करना है हमें 345 से। अब ऑप्शन का सहारा लो, ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा है हमारे पास, सबसे बड़ा लिखा है 9। ठीक है, तो 9 तिया 27, हो सकता है भाग चला जाए, फटाफट 9 से गुणा करो, 9 पन्ना 45, हासिल लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40, हासिल लगा 4, 9 तिया 27 और 4 31, देखो भाग चला गया, आंसर लगा दो। कैलकुलेशन थी लास्ट में, यहाँ ये था कि ऑप्शन का सहारा लेके हमने कम कैलकुलेशन में आंसर निकाल लिया। अगला सवाल
कह रहा था दो लंबे वृत्तीय बेलनों के विकर्णों की लंबाई इतनी है, उनकी त्रिज्याओं का अंतर इतना है, यदि उनकी ऊंचाइयों के वर्गों का अंतर इतना है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर। सबसे पहले देखो ये हमारे पास इस तरीके से दो बने हुए हैं क्या, बेलन। ये इसके डायगनल हो गए। अगर हम इसको R1 माने इसकी रेडियस, और ये डायगनल हो गया, ये H1 हो गया, डायगनल तो सेम है। इसको हम R2 माने, इसको माने H2, तो आप इसके लिए लिखोगे तो डी स्क्वायर बराबर में H1 स्क्वायर प्लस में 2R1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पूरा लिखोगे तो 2R1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले में लिखेंगे तो उसमें डायगोनल तो सेम ही है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2R2 का होल स्क्वायर प्लस में H2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ओवरऑल डी कितना दिया गया था डायगोनल, 25 का स्क्वायर हो गया। हमें दे दिया था R1 माइनस का R2, ये बराबर में दे दिया था 2, और दे दिया था कि H1 माइनस H2। अब एक चीज सिंपल सी देखो, जब हमने R1 माइनस R2 लिखा, इसका मतलब ये हो गया R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इसका मतलब है जब यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दूसरी कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, H2 इज ग्रेटर देन H1, क्योंकि दोनों चीजें बराबर करनी है। तो इसका मतलब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इसमें R1 बड़ा हो गया है, दूसरे में R2 छोटा, तो दूसरे वाले का H2 बड़ा होगा और इसका H1 छोटा। जैसे मान लो अब ट्रिपलेट ही तो बन रहा है, हमने यहाँ पर लिखा ये 7, 24, 25, और दूसरे में हम डायगोनल चेंज नहीं कर सकते, 25 ही रखते हैं। तो ये भी पता है ये 7 होगा, ये 24 होगा, तभी चीजें मेंटेन होंगी। तो इसका मतलब है एक में रेडियस बड़ी है तो दूसरे में हाइट भी बड़ी हो जाएगी उससे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H2 का स्क्वायर माइनस में H1 का स्क्वायर बराबर में 176 दिया है। अब इसको लिख के आ सकते थे, H2 माइनस का H1, और इधर हो जाएगा H। ये लिखने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है इसकी जरूरत। देखो बताएं क्यों। क्योंकि आप जब यहाँ पर देखोगे, जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है हम उसी से लिखना चाह रहे हैं कि इस वाले में H2 और H1 एक साइड कर लें, यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं। हमने क्या किया, H2 का स्क्वायर माइनस में H1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर, और माइनस में 2R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसकी जगह यही लिख सकते थे, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेके ये भी लिख सकते हैं R2 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो R1 माइनस का R2, R1 प्लस का R2 लिख सकते हैं। कैसे लिख लिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा दिया, तो ये 176। अब इसका मान आपको दो पता है, 4 दूनी 8, यानी कि 8 R1 प्लस का R2 बराबर 22 अट्ठे 176 होता है। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2R1 बराबर में 22 और 2 24, यानी कि अगर हम R1 लिखेंगे 24, यानी कि R1 कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो R2 ऑटोमेटिक से आ जाएगा, R2 दूसरी तरफ 12 से 2 गया, यानी कि 10 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो बनाए, देखो 2R1 था और H1 था, और फिर यहाँ पर 25 था। दूसरी कंडीशन में 2R2 था। अब ये लिख रहे हैं ना, इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो R1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24, ये 25, 7 24 25 हो गया। 2R2 हमारे पास 20 हो गया, इधर करेंगे तो ये 25 हो गया। अब 5 चौकू 20, पचम 25, 5 15 हो गया। हाइट भी हमें पता लग गई, सब कुछ पता लग गया। अब हमें क्या चाहिए था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अंतर चाहिए था, यानी कि 2 पाई R1 H1 माइनस का 2 पाई R2 H2 हो गया। यहीं पर हमें कैलकुलेशन करनी थी, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, और R1 का मान हमारे पास कितना है, 12 है, और H1 का मान हमारे पास कितना है, 7 है, और माइनस में देखेंगे R2 का मान हमारे पास 10 है, H2 का मान 15 है। तो 12 सत्ते 84, और ये हो गया 15, यानी कि 150 हो गया। तो इधर इस तरीके से बना लो भाई, बड़ा छोटा देख के वो घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बना जाके, 2 गुणे में पाई गुणे में, इधर 150 से 80 गया तो कितना, 7, और 4 और कम कर देंगे 64, यानी कि 132 पाई, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव था, अच्छा खासा सवाल। अगला सवाल, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तो हटा दो, ये यूज इसका करना है। तो 2 पाई H प्लस का R इक्वल दिया है 30144, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है। यहाँ पर करेंगे, R का मान हमें निकालना है, ये 52 हो गया, प्लस का R हो गया, ये हो गया 30144 हो गया। तो भाई देखते हैं कहाँ तक कुछ कटेगा। अगर 314 से भाग करते हैं
तो बात बनने वाली नहीं, पहले 2 से ही कर लो। तो 15 दूनी 30 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया। इधर करेंगे तो 15072000 से 1314 से डायरेक्ट करते हैं तो 5×3 = 15 होता है, लेकिन जाएगा नहीं। तो 4×4 = 16 हो गया, 4×1 4, 1 5 हो गया, 4×3 = 12, एक बचा, 10 से 5 गया 5 हो गया, 4 से 2 गया तो 2 हो गया। उतारा लिया, देखो 3×8 = 24 हो गया, 8×1 = 8 करेंगे तो हो जाएगा 8×4 = 32, 8×1 = 8 और 3×11 हासिल लगा 1 हो गया, 8×3 = 24, 1 25 हो गया, पूरा पूरा कट गया कितनी बार, 4 8 बार। यानी कि यहाँ से इसको करेंगे तो 4800 आ जाएगा, R52 प्लस का R4800। अब इसके या तो फैक्टर बना लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो फैक्टर बना के भी देते हैं। जैसे हमने लिखा 52R प्लस का R² माइनस का 4800। 4800 के ऐसे फैक्टर करो, गुणा करने पर तो 4800 मिल जाए, जोड़ने घटाने पर 52। तो आप देखोगे 100 और 48, अगर हमें 52 चाहिए वो भी पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब है इसको माइनस लेना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा माइनस का 48, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 52। अब यहाँ पर आर के डायरेक्ट मान आ गए, बस साइन चेंज करने पड़ते हैं। माइनस का 100 हो गया, प्लस का 48 हो गया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यानी कि आर क्या आ गया, 48 हमारे पास आ गया। अब अब क्या बचा है कैलकुलेशन, 2πRh यानी कि 2×3.14 48 गुणे में हाइट यानी कि 52 हो गया। अब देखो जब भी इस तरीके की चीजें मिल जाए, पाई में इसका मान यूज हो रहा है तो एग्जैक्ट ही वैल्यू आएगी, ऐसा तो है नहीं इधर उधर घुमा के दे देगा। तो यहाँ पर 3 आ रहा था, यहाँ पर 16×3 = 48, 3 आ रहा, 3 का मल्टीपल देखो, 4×1 5 6 हटा दो पहले तो, फिर 5×4 9 हटा दो, 4×4 8×1 9 हटा दो, 7 बचेगा हटा दो, 8×1 9 हटा दो, फिर 8×8 16 3 19 और 4 23 हटा दो, 6 हटा दो, 5×1 6 हटा दो, 7×5 12, 4×4 8 हटा दो, 5×1 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8×4 12, 8×7 15, ये 3 से कट रहा है, आंसर लगा दो। भाई 3.14 है तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होगी क्योंकि उस चीज का प्रॉपर गुणा हो पा रहा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था तन्मय और समय मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तन्मय 7 महीने के लिए समय से इतने अधिक निवेश करता है, जबकि समय 5 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, कुल इतने के लाभ में तन्मय का हिस्सा समय के हिस्से से इतना अधिक है। तन्मय द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल लाभ, यानी कि यहाँ पर तन्मय और समय का लाभ दिया गया 56 15, और कह रहा था कि तन्मय का हिस्सा समय के हिस्से से इतना अधिक है, तन्मय का समय से इतना कितना 11 23 अधिक है। बस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, यानी कि T/S डायरेक्ट निकल आएगा। तो इनका एक बार जोड़ देते हैं, 5×3 = 8 हो गया, 2×1 3, 6×1 7, 5×1 6, 5 से 3 गया 2, 11 से 2 गया तो 9 हो गया, 5 से 3 गया 2, 11 से 2 गया 9, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, और इधर 5 से 1 गया तो 4 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो जितना कटेगा उतना काट लेते हैं भाई। तो 4×2 = 8 हो रहा है, पहले तो यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×6 = 12, दोनों में 18 हो गया, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×6 = 12 हो गया। 4×2 = 6, 2 8×6 = 14 हो रहा है, कटने वाला तो है नहीं इससे, कुछ कट नहीं रहा तो इसको रेशियो बनाकर देखते हैं भाई, कुछ कटना तो चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद तो बनेगी नहीं बात। 3×1 3, 3×3 3, 6 3×3 9, इधर देखेंगे 2 से काटेंगे, 2×1 2, 2×1 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6, देखो कट गया, 3/2 ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर लिखेंगे तन्मय, ऊपर लिखा था 2, बस अब इसकी क्या करनी है हमें कैलकुलेशन, और आंसर आ जाना था। तो 7×2 = 14 हो गया, 5×3 = 15, 14 15 का डिफरेंस x हो गया। भाई हमने यहाँ पर 7 में 2 का गुणा किया 14, और 5×3 = 15 ये x के साथ मिल जाता, और कुछ नहीं बचा भाई, 3 का गुणा 5×3 = 15 गुणे में इतना, यानी कि 15 गुणे में 87,000 डायरेक्ट आ गया। 15×7 = 105, ये हटा दो सारे, यूनिट डिजिट इसी में तो 5 देखी, 15×8 = 120 और 10 130 हो गया, 3 0 लगा दो, आंसर। अगला सवाल, अच्छा ये कंपोनेंडो डिविडेंडो पता ही होगा वैसे सबको, आप लोग तो जब ये वीडियो देख रहे हो तब तो पता ही होगा। यहाँ पर a प्लस का b, a माइनस b, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटा देते हैं, सेम चीज इस पर करते हैं, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं। अगला करते हैं, कह रहा था 3 बर्तन जिनकी धारताओं का अनुपात इतना है, पानी मिले दूध से पूरी तरह से भरे हुए हैं, बर्तनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 5वां भाग और तीसरे मिश्रण का 7वां भाग लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया है, जिसे एक बर्तन में रखा गया। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, यानी कि हमें पानी चाहिए कुल मिलाकर। 3 5 7 था, यहाँ पर ये रेशियो था 5:3, दूसरे वाले में 7:2,
तीसरे वाले में 7:3 था। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये 3 भाग था, इसका हमने कितना लिया है, 1/3 भाग। देखो यही तो बोला है, 1/3 भाग। तो कितना भाग लिया, 1 भाग। 5 का 1/5 लिया है, यानी कि 1/5 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का लिया, 1/7वां भाग, यानी कि सबका 1 1 भाग लिया है। अगर हम यहाँ पर देखें, सबका बराबर ही बराबर तो भाग लिया, यानी कि 5:3, 7:2, 7:3। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब हम बराबर बराबर क्वांटिटी में ले रहे हैं, यानी कि 5 3 8, 7 2 9, 7 3 10, इनको बराबर कर लेते हैं बस। यानी कि इनका सबका एलसीएम लोगे, 10 8 का तो 80 हो गया, 9 अभी बचा है, यानी कि इनको सबको बराबर करने के लिए इसमें 90 का गुणा, इसमें 80 का गुणा, इधर कर देंगे तो 72 का गुणा हो गया। हमें केवल पानी की ही जरूरत है, और कुछ तो निकालना नहीं है। तो पानी वाले में हम गुणा करते हैं, यानी कि 270 इसमें हो गया, इसमें 160 हो गया, इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि टोटल 6, 7 6 13 1 14 हो गया। हासिल लगा 1 3 3 1 4 और 2 6 हो गया। टोटल क्वांटिटी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की क्वांटिटी टोटल से हमें निकालना है परसेंटेज, तो उनको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इधर करेंगे 720 है भाई, यहाँ पर भी 720, यहाँ पर भी 720, यहाँ पर भी, यानी कि 720 गुणे में कितना हो गया, 3, इंटू में 100 कर देंगे, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 10 को इसी के साथ ले ले रहे, 4 से काट ले रहे, तो 18 चौक 72 हो गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो गया, 6 1 7 5 12 1 13 हो गया। अब कटना है किसी से क्या, नहीं कटना, छोड़ो। हमें यहाँ पर 16 15 में भाग करना है, 18 तियां 54 से, ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा, 3। अब 5 तियां 15 करोगे, 3 चौकू 12, भाई फटाफट देखो, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 1 16, 162 161 से बड़ा आ गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकते, दो वाला ही होगा। तो 2 का लिखेंगे, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। भाई डिफरेंस करते हैं, कैलकुलेटिव बहुत है सवाल। 11 से 8 गया तो 3 हो गया, ये 5 हो गया, उतारा लिया हमने 5 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है, 9 देखेंगे तो 9 पन्ना 45, 53 से छोटा, यानी कि 9 बार लगभग भाग चला जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, अगला करते हैं। किसी शंकु के आधार का व्यास और ऊंचाई इतनी इतनी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस का आर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर रेडियस देखेंगे तो 2 छक्के 12, 2 में 18। अब आपको देखो आर पता है, एच पता है, एल निकालना है। आर पता है 69 260, ये ट्रिपलेट याद कर लेना। ठीक है, नहीं याद है तो निकालना भी सीख लो। निकालना क्या सीख लो, मतलब हमें एल स्क्वायर निकालना था, यानी कि 69 का होल स्क्वायर प्लस में 260 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये जो हो गया 676 ये हो जाएगा 69 का स्क्वायर। देखो निकालना आसान है, 9 ने 81 यहाँ से लगा 8 हो गया, इसका 2 गुना करो, 9 दूनी 18, 18 छक्का 108 में 8 जोड़ देंगे तो 116, कैरी 11, छजरंग 36, 11 47, 61 हो गया। इनको अगर जोड़ देंगे तो 1 हो गया, 6 हो गया, 7 6 13, हाथ से लगा 1, 8 8 4 12 की 2, हाथ से लगा 1, ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, 260 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, 270 का स्क्वायर यानी कि 729 00, इसी के तो बीच में ये दोनों लिखे हुए हैं, ये दोनों मतलब 72361। अब इन दोनों के बीच में दो ही नंबर आते, या तो 261 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 1 देगा, या फिर 269 का होल स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 1 देगा। अब ये किसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, इसकी तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसी का स्क्वायर है। तो ये ट्रिपलेट भी आप याद कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन देखोगे, कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है। 22/7 हो गया, आर का मान 69 हो गया, एल का मान 269 हो गया, आर का मान 69 हो गया। 9 9 18 हासिल लगा 1 हो गया, 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 9 9 18 हासिल लगा 1, 7 6 13 हासिल लगा 1, 3 हो गया, और 69 इंटू में 22 अपॉन में 7 हो गया। अब कैलकुलेशन देख रहे हो किस लेवल की है। अब क्या बचा है, कैलकुलेशन भाई करते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो अच्छी खासी है। इसको 11 गुणे में 2 लिखेंगे, इसको 23 तियां 69 लिखेंगे, और ये हो गया 338। 7 को भी छोड़ते हैं तो 3 दूनी 6 का गुणा करेंगे, फिर 23 का करेंगे, 6 6 48, हाथ से लगा 4, 6 तियां 18 4 22, 6 तियां 18 2 20, 23 का करेंगे, 23 अट्ठे 184, हाथ से लगा 18 हो गया, 23 दूनी 46, 46 में 8 जोड़ा 54 और 10 64 हो गया, और 23 दूनी 46 हो गया। 11 का गुणा करना आसान है भाई, 4 लिखो, 4 4 8,
फिर 6 4 10 की 0 कैरी 1 हो गया, फिर 6 6 12 1 13 कैरी 1 फिर से हो गया, 6 4 10 11 हो गया, फिर से कैरी 1, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 बटे में 7 हो गया। अब 7 बार गया 49, बचा कितना 2, फिर 7 3 21 हो जाएगा, 7 3, एक ही ऑप्शन में था आंसर। कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। छोटा कितना है सवाल, देखने में भी आसान लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा है। ठीक है, अगला करते हैं। इसमें देखो भाई क्या कह रहा था, सेमेस्टर के लिए विद्यार्थियों के भारित जीपीए की गणना करें, यानी कि हमें कुल मिलाकर एवरेज निकालना है। अब यहाँ पर देखो जो कुछ दिया गया है कि एडवांस यानी कि 4 क्रेडिट, यानी कि 4 क्रेडिट का मतलब वाला हो गया जो 85% में हो। अब 85% के लिए देखोगे तो ये सेकंड नंबर पे हमारा लिखा हुआ है, तो इन्हीं से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो कि 85% वाले के लिए जीपी कितना है, ग्रेड पॉइंट कितना है, 4 क्रेडिट था, देखो ये 4 यहाँ से लिखा, जीपी हो गया हमारे पास 3.7। रिसर्च के लिए देखेंगे तो 3 क्रेडिट था, 92% यानी कि फर्स्ट वाले में पहुंच गए, इनका 4 जीपी हो गया। इसी तरीके से एकेडमिक राइटिंग के लिए 2 क्रेडिट था और 78% का मतलब हो गया कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 3 इनका जीपी हो गया। फिर डेटा एनालिसिस के लिए 5 क्रेडिट हो गया और 95% यानी कि फर्स्ट वाले में ही पहुंच गए तो 4 हो गया। अब इनका हमें एवरेज निकालना था नॉर्मल तरीके से, जैसे हम करते हैं उस तरीके से गुणा करके कर लो, चाहो तो डेविएशन लगा लो। ठीक है, अगर डेविएशन लगाएंगे तो हमने 4 मान लिया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये 0.3 कम हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 कम हो गया और ये 0 हो गया, यानी कि 4 3 12 यानी कि 1.2 कम हो गया, 2 एकम 2 यानी कि ये कम हो गया, यानी कि 3.2 ये टोटल कम हो गया, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उससे 3.2 टोटल कम होगा। एक में कितना, 4 3 7 2 9 5 14, 14 से हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। 2 इधर करेंगे 1.6 हो गया, 2 सत्ते 14, इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नीचे 0 रखो, इसी तरीके 7 दूनी 14 किया, बचा कितना है 2, फिर 7 दूनी 14 यानी कि 4 माइनस का 0.22 आ जाएगा, तो 4 से पूरा 1 गया तो 3 हो जाएगा और इधर बचा 100 से 22 चला जाएगा तो 78 के समथिंग ये हमारे पास बन जाएगा, तो 3.77। अगला सवाल कह रहा था एक ठोस धात्विक गोले को उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत कट लगाए गए हैं, 8 समान टुकड़ों में काटा जाता है, 8 टुकड़ों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि एक गोला था, हमने यहाँ पर इसको कट लगाया, आप आलू लेना, आलू को कट लगाओगे तो इस तरीके से पार्ट निकलेगा, तो आप देखोगे इसमें पार्ट ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा, यानी कि ये नीचे सर्किल बन रहे होंगे, 2 पार्ट ये एक्स्ट्रा हो गए। अगर मान लो यही गोला होता, इसको हम इस तरीके से कट लगा देते, तो आप देखोगे कि ये हमारे पास एक पार्ट ये निकल कर आ गया और एक पार्ट ये निकल कर आ गया, यानी कि हर कट में 2 पार्ट नए निकल रहे हैं। तो कितने कट लगा रहा है वो, 3 कट लगा रहा है। टुकड़े कितने बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, हमने कट देख लिए ना भाई, 3 कट लगे तो हर पार्ट में यानी कि 6 पार्ट नए निकले होंगे। एक पार्ट का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो 6 पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर, यही एक्स्ट्रा निकला होगा एरिया, इसी की बात कर रहा था। तो टोटल सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था भाई, गोले का पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू में 100 कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 6 है तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20, 150% आंसर। तो हमने ये देखा कि एक कट में इतना आ रहा है, 2 कट में इतना आएगा, 3 कट में अलग बनेगा। अब पार्ट 8 8 करने की जरूरत क्या है, हमें उतना चेक ही नहीं करना, नहीं तो बनाते घूम रहे, ये 8 पार्ट बन गए फिर वहां से निकाल ले। 3 कट प्रॉपर इसी तरीके से लगेंगे, प्रॉपर चीजें बनाएंगे, नहीं तो रेंडमली कुछ भी बनाओगे तो फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एक स्टोर शर्ट की बिक्री पर 2 खरीदें एक मुफ्त पाएं स्कीम दे रहा है, प्रत्येक शर्ट की कीमत 1600 है, इसके अतिरिक्त स्टोर कुल बिल राशि पर 10% नकद छूट भी देता है। अगर तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है तो छूट के बाद उसे वास्तव में कितने देने होंगे। भाई देखो 2 खरीदें एक मुफ्त पाएं, तो सबसे पहले तो वो टोटल ला कितनी रहा, 3, 1 की छूट मिल रही है, यानी कि वो 3 से 1 की छूट मिल रही है, 2/3 चीज मिल रही है छूट के बाद। अब यहां पर देखो कि 1600 की शर्ट थी, ठीक है एक, और अगर हम 6 खरीदते तो हमें टोटल इतना देना पड़ता, 10% की एक छूट मिली, 10% का मतलब कितना हो गया, कितने में मिला, 90% में मिला, यानी कि 90% ये हो गया, और एक छूट के बाद 2/3 ये अभी निकाला, इसी को हमें सॉल्व करना था।
हमारा आंसर आ जाना था। तो सबसे पहले देखोगे ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब आपको मिल जाएगा क्या, 9 की डिविजिबिलिटी। 7 5 12 6 18 हो सकता है, 5 5 10 हटा दो, 8 6 14 4 18 हो सकता है, 6 4 10 हटा दो। तो दो ऑप्शन आ गए, लेकिन आप यूनिट डिजिट से तो अब कर सकते हो ना। 6 6 36, फिर 6 3 18, 8 दूनी 16, 6 मिलना चाहिए, आंसर लगा दो। अदरवाइज गुणा भी कर लो, 3 दूनी 6 हो गया, 16 छक्का 96, गुणे में 6 हो गया, एक जीरो लगा दो, तो जीरो छत्रंग 36, 6 ने में 54 और 3 57, आंसर। समझ गया ना भाई। देखो 1600 की चीज 6 खरीदनी थी, इतने की पड़ रही थी, तो एक छूट थी, एक 3 पर 1 की छूट थी, तो छूट देने के बाद 2/3 में मिलती, तो वो एक ये हो गई, एक 10% की थी, ये हो गई, नॉर्मल कर लिया। अगला सवाल आगे देखो, कह रहा है प्रवीण और हेमंत मिलकर एक व्यवसाय शुरू किए। प्रवीण 7 महीने के लिए हेमंत से इतना अधिक, देखो इस टाइप का सवाल हम कर चुके थे, एक और कर लेते हैं। तो हमसे पूछा किसका गया, प्रवीण। जिसका भी पूछा जाए उसी की राशि मानेंगे एक्स। हमने माना कि प्रवीण ने एक्स इन्वेस्ट किए, 7 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था। और अगर हम देखें हेमंत ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, और हेमंत से इतना अधिक, तो हेमंत ने 83,000 कम इन्वेस्ट किया होगा, किससे, प्रवीण से। तो ये रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का, इसी में हमारे पास प्रॉफिट बटेगा। तो देखो टोटल अगर प्रॉफिट देखोगे तो हमारे पास, यानी कि दोनों का लिख ले, प्रवीण प्लस का हेमंत, ये कितना था, 5342 था। और दोनों का अगर डिफरेंस देख लेंगे तो कितना था, 267 था। अब इनका रेशियो कहीं ना कहीं बन रहा होगा, तो यहाँ पर देखो 26 दूनी 52, कहीं ना कहीं दो बार आपको दिख रहा होगा ऊपर जाते हुए, तो 2/1, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो 2 1 3, 2 से 1 गया, 1 हो गया, तो ये 3/1 हो गया, तो 7 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 से 7 गया तो 2 हो गया एक्स। और यहाँ पर 3 त्रिका 9, गुणे में 83,000। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। इधर करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 9 पन्ना 45 हो गया, 9 एकम 9 और 4 13 हो गया, 9 चौक 36, 1 37 हो गया, डबल जीरो। यही हमारे पास प्रवीण का निकल कर आया। अगला सवाल कह रहा था, एक जल गतिकी शोधकर्ता अलग अलग चौड़ाई वाली नदी में एक मोटर बोट के साथ प्रयोग कर रहा है। नाव नदी के चौड़े हिस्से में धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, और फिर सकरे हिस्से, जहां धारा चौड़े हिस्से की तुलना में दोगुनी तेज है, में धारा के प्रतिकूल इतने की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि शोधकर्ता फिर मुड़कर नदी के चौड़े हिस्से में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इस तीसरे खंड को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये हो गई हमारे पास नहर, इधर से वो चल रहा था, यानी कि जब वो इधर साइड अगर हमारे पास धारा बह रही है, इधर साइड, ठीक है, ये हमारे पास धारा की डायरेक्शन, तो वो एक्स प्लस की वाई, यानी कि दोनों की चाल जुड़ गई, यानी कि नाव की चाल हमने एक्स ले ली, या शोधकर्ता जो जा रहा था, और बाई हमने ले ली धारा की, तो यहाँ पर वो 48/3, यानी कि 16 की चाल से। अब क्या हुआ, इनकी यहाँ पर कुछ चौड़ाई कम हो गई, यानी कि इस तरीके से नहर हो गई भाई, जगह कम पड़ गई तो इन्होंने थोड़ी पतली कर दी। लेकिन वो अब जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में धारा की जा रहा है। तो यहाँ पर लेकिन स्पीड देखो, धारा चौड़े हिस्से की तुलना में दोगुनी, यानी कि x माइनस का 2y हो गया, और यहाँ पर 32 किलोमीटर जा रहा था, यानी कि 4 अट्ठे 32 हो गया। तो आप देखोगे कि x प्लस का y बराबर में 16, x माइनस का 2y बराबर में 8 आ गया। अगर यहाँ पर और कुछ देखें तो वो ये पूछ रहा है कि तीसरी बार में वो जब ये लाइन पूरी क्रॉस कर लिया, फिर से वो इसी में आ गया, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में धारा की जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जाना कितना, उसे 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर बटे में x माइनस का y करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या निकल कर आएगा, टाइम। तो यही हमें निकालना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 6 14 हो गया, यानी कि 3y बराबर में, जब माइनस होगा ना तो बाई बराबर कितना आ गया, 8/3 आ गया। और इसमें अगर पुट कर देंगे तो x बराबर में बाई का मान रखा, 16 3 48, यानी कि 40/3 आ गया। तो इधर अगर हम रखेंगे तो 30/में, दोनों का डिफरेंस 40/3, 8/3, यानी कि 30/32, और 3 ऊपर पहुंच गया। तो ये हमारे पास टाइम आएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15 हो गया, 16 हो गया, 15 3 45, यानी कि 16 दूनी 32 हो गया, 45 यानी कि 13/16 और बचा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, अब इन्हीं दोनों में से होगा कोई,
यानी कि ये घंटा हो गया। अब इसको मिनट में बनाना तो हमें करना पड़ेगा 60 का गुणा, यानी कि 13 छक 78 हो गया, तो 2 घंटे और इधर 78/16। अब कहाँ तक हम भाग कर सकते थे, बनेगा तो नहीं, अच्छा जीरो आएगा ना भाई, मैं कहूँ 16 चौकू 64 हो गया। अब देखो 4 वाले पहुंच गए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था एक उन्नत सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला इतनी इतनी त्रिज्या वाले, ठीक है, ऊंचाई दे दी थी, बेलनाकार खोल बना रही है, प्रयुक्त सामग्री के आयतन के प्रमाण और खोल के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो वॉल्यूम हमें निकालना, वॉल्यूम हमें पता है कि बेलन का क्या होता है, खोखले बेलन का पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो भाई आप देखोगे 2 पाई आर एच बाहर वाले का हो गया, प्लस का 2 पाई आर एच अंदर वाले का हो गया। तो यहाँ पर पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो गया, अगर हाइट तो दोनों जगह सेम ही थी। एच, ये एच चला गया, इधर 21 का स्क्वायर माइनस में 19 का स्क्वायर हो गया, इधर करेंगे 2 इंटू में 21 प्लस में, या फिर ऐसे कर लो 21 प्लस में 19 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 40 हो गया, डिफरेंस 2 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 40 इंटू में 2, रेशियो क्या बन गया 1:1। अगला सवाल कह रहा था एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 14 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव से समान दूरी के 4/5 भाग को तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले देखो डिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन में कांस्टेंट है, तो धारा की दिशा में जाने में 8 घंटे, विपरीत जाने में 14 घंटे, ये किसका रेशियो आ गया, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 14 हो गया, ये 8 हो गया। धारा के दिशा में स्पीड 9 धारा की जुड़ जाती है, ये यहाँ पर घट जाएगी, यानी कि ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ये पता हो गया आपको। 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, इनका हमने रेशियो बना लिया है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो A/B 7×4 = 11, 7 से 4 चला गया तो 3, ये हमारे पास ए स्पीड निकल कर आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि स्थिर जल में जाएगा तो केवल नाव ही चलेगी, नाव से समान दूरी के 4/5 भाग को। अब समान दूरी चलना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो आप किसी से भी निकाल लो, अगर हमने यहाँ पर 8 गुणे में 14 किया तो हमारे पास ये 14 8 112, ये आ गई डिस्टेंस। अब इसके 4/5 भाग हमें जाना है केवल 11 की स्पीड से, क्योंकि यही तो चलना है स्थिर में। भाई पानी बिल्कुल शांत हो गया है, तो 112 यानी कि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बटे में 55। तो देखो 7×5 = 35 और 3 = 38, यहाँ पर देखो पहले तो नीचे 55 आना है। अच्छा एक ही ऑप्शन में 55 ही था तो फिर करना ही क्यों है, आंसर लगा दो 8 सही 8 बटे में 55। अगला सवाल कह रहा था कोई जलयान नदी में धारा की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर की यात्रा करने में 6 घंटे 15 मिनट और धारा की दिशा में 81 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे इतने मिनट का समय लेता है। यदि जलयान धारा की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर और फिर धारा की दिशा में इतने किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कुल कितना समय लगेगा और स्थिर जल में जलयान की चाल कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें तो प्रॉपर निकालना ही है, तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीडें घट जाएंगी। 48/6 यानी कि 6 घंटे, इनको घंटे में ही चेंज कर लेते हैं, 15/60, तो 15 × 4 = 60, 6 × 4 = 24 यानी कि 25/4 हो गया। तो इसको 25/4 जाना है तो इंटू में 4 हो गया। अब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो स्पीड जुड़ जाएगी, वो कितनी थी 81 थी। 3 घंटे 45 मिनट यानी कि 3 गुणे में 45/60, 15 × 45, 15 × 60, 4 × 12, 3 15/4 हो गया, यानी कि यहाँ पर 15 गुणे में 4 हो गया। अब बतानी है जलयान की चाल, यानी कि दोनों को जोड़ कर 2 का भाग कर दो। इधर तो कट जाएगा, पहले 3 से काट लेते, 27 3 81, 3 पंजे 15, इधर 5 का गुणा इधर 5 का गुणा, क्योंकि जब जोड़ोगे तो नीचे तो हमें बराबर चाहिए, तो इधर तो 2a हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बचा क्या है, 4 8 32 हो गया, 4 चौको 16 19 हो गया, इधर करेंगे 5 चौको 20 540 हो गया, बटे में 25 आ गया, तो इधर लिखेंगे तो ये 2 हो गया, 9 4 13 हो गया, और 1 2 5 2 7 132 बटे में 25 हो गया। यानी कि इसको लिखेंगे तो 2 3 6 हो गया, 1 बच गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि A बराबर में 3 6 6 25 आ गया। अब देख लो भाई 25 तो नीचे आना ही आना है, हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो 25 से कम 25 हो गया, बचा कितना 11 116 हो गया, 25 चौको 100, 16 बटे में 25, यानी कि एक ही ऑप्शन में ये हमको दिया गया था।
तो ये आंसर आ जाता। अब हमें यहाँ पर देखो एक पता लगी, दूसरी स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर हमें दोनों का भाग करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रोसेस है वो। जैसे 216 अगर हमें जाना है तो सॉरी 216 216, अच्छा कैलकुलेशन आसानी तो हो जाएगी। 48 गुणे में 4, ऊपर 25 चला गया, प्लस में 216 ही जाना था, तो इधर हो गया हमारे पास 81, 15 ऊपर चला गया और गुणे 4 नीचे आ जाएगा, ये बना जाकर। भाई हमें यहाँ पर देखो दोनों जगह 216 ही 216 दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं छेड़छाड़ की, हमने नॉर्मल जिधर भी जा रहा हो भाई, दोनों की डिस्टेंस समान है, नहीं तो हमें सोचना पड़ता कौन सा विपरीत में है कौन से दिशा में है। तो भाई करते हैं, इधर 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, और क्या कट जाएगा, 6 6 48, 6 9 में 54 हो गया, तो 25 9 में 225 बटे में 8 हो गया। इधर इधर तो काटा ही था, 3 पंजे 15 27 हो गया था, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 9 तीन 27, 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि 30 बटे में 3, 6 पंजे 30, तब तो ये तो कट ही गया था, यानी कि 10 लिखो ना, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रॉपर प्रॉपर बन ही रहा है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। इधर अगर हम भाग करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा कितना, 6 अट्ठू अट्ठू 64, 1/8 बचा है, ऐसे लिख लो, प्लस का 10, यानी कि इनको जोड़ोगे तो 38 प्लस का 1/8। अब हमें जब 38 मिल गया तो आंसर लगा दो, क्योंकि ये तो हम निकाल ही चुके थे, बाकी बचा ये था, तो एक ही ऑप्शन था, बाकी सब में किसी में मैच ही नहीं हो रहा था, करना ही नहीं था, इतना कर लिया बहुत है, आगे फिर चेंज करना पड़ेगा। 60 का गुणा करोगे 8 सत्ते 56, 7 मिनट आएगा, फिर चेंज करो, क्या जरूरत है। अगला सवाल कह रहा था, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतने है, इसका आयतन इतना है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने के हिसाब से पॉलिश करने की लागत बताइए। तो सबसे पहले तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल का मान निकाल, आगे अगर देखेंगे तो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 25, एक का कितना आ जाएगा, 1/4, इसका हमें गुणा करना था 1/4। तो भाई सबसे पहले देखो 8 15 17, यानी कि एल का मान हमें 17x मिलने वाला है। तो वॉल्यूम देखेंगे तो 1/3, पाई का मतलब 3.14 यूज करने के लिए बोला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8x इंटू में 8x इंटू में h, यानी कि 15x, बराबर में कितना हो गया, 8038.4 हो गया। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, इधर पॉइंट हटाया, इधर 0 हो गया, फिर यहाँ पर 3 पंजे 15 कर लिया, इधर किया तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छक्का 30 हो गया, और 5 कटेगा ही नहीं कुछ, अब तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40 हो गया। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 0 हो गया, और 8 नेम 72 हो गया, जब भाग जाएगा नहीं ना, 8 नेम 72 हो गया, तो 4 बचे गया, 8 छंग 48, फिर से 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ना 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बटे में 314 हो गया, और इधर हो जाएगा x की पावर में 3, तो लगभग 8 का बाहर जा रहा है, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो पाई मतलब 22/7 नहीं, 3.14, r का मतलब हो गया हमारे पास कितना, r, r कहाँ था भाई, 8x था, 8 गुणे में x का मतलब 2, l का मतलब 17 गुणे में 2, इंटू में 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल गुणा भाग, तो 8 चौक 32 हो गया, ऐसे लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11 हो गया, 8 3 24, 1 25 हो गया, घोड़े में 17 हो गया, 17 दूनी 34, हाथ से लगा 3, 17 एकम 17 और 3 20 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, 17 पना 85 तो 87 हो गया, हाथ से लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हो गया, यानी कि 4270.07। अब देखो इसमें ये था, आप यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं, जैसे पाई आर एल लिखा है 3.14, आर का मान आप 8x देख ही चुके थे, एल का मान 17x आपको पता हो गया, तो 1/4 हो गया, तो 4 दूनी 8। आप यहाँ पर 2 का मल्टीपल भी देख सकते थे, वो तो चलो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन 17 का मल्टीपल आप ऑप्शन में देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब भी 3.14 यूज होगा, इसका मतलब है एग्जैक्ट आंसर निकल रहा होगा, तो यहाँ से इस तरीके से टाइम सेव हो जाता। अगला सवाल, इसको देखो, ये तो आसानी है भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये लिखा, अब जैसे ये लिख रहा हूँ ना मैं, ये रेशियो बना रहा हूँ, ये लिखना नहीं था आपको, जितना भी मैं इसके बाद लिखूंगा वही आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी थी। जैसे यहाँ पर a/b 7 3 10, 7 से 3 गया तो 4 हो जाता है, x अपॉन में भाई 8 5 13, 8 से 5 गया 3 हो जाता है। इन दोनों का क्या करना था, रेशियो बनाना था, यानी कि a/b रेशियो में x अपॉन में भाई, यानी कि 10/4 रेशियो में कितना हो जाता, 13/3।
इसका मतलब हो गया, इसको जब हम लिखेंगे तो 10/4/13/3, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और कर लो, 15/13 दूनी 26। अगला सवाल करते इसको हैं देखो भाई, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो महत्तम बताइए। 3 दूनी 6, 3 18 है, 8 चौक 32, खत्म हो गया। भाई अगर हम संख्याएं लिख लें 3x 2x 13x, तो अगर इसका एचसीएफ देखें, इनमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। और अगर इन तीनों का हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ रहा है तो x ले लिया, 3 2 13 में कुछ कॉमन नहीं, तो यही एलसीएम हो गया, और 8 1 1 2 हो गया, तो 2 चौकू 8 हो गया। वैसे यहाँ पर हमने क्या किया था कि जीरो तो किसी भी तरीके से आ ही नहीं सकता है, और इधर 3 दूनी 6 3 18, 8 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाए, तो एक ही ऑप्शन था, तो बाकी 2 चौकू 8 हो गया, 0 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया। फिर करेंगे तो 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 करेंगे और 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्या किया मैंने, हाँ 3 दूनी 6, ठीक है। अब 13 बचा, तो 13 एकम 13, 13 चौकू 52। अगला सवाल करा, एक आदमी इतने प्रति मकान की दर से 2 मकान बेचे, एक मकान पर उसे इतने का लाभ हुआ जबकि दूसरे मकान पर उसे इतने की हानि हुई, पूरे लेन देन में उसे लाभ लगभग कितना लाभ या हानि हुई है। कभी भी ऐसा हो कि प्रति मकान किसी भी दर पे बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो फार्मूला याद रखना है 100x प्लस का y प्लस में 2xy अपॉन में ये 200 प्लस का x प्लस का y। अब यहाँ पर 100x यानी कि 16, हानि हो गई हमारे पास 16, तो माइनस का साइन लगा दिया, 2 इंटू में 16 गुणे में माइनस का 16 बटे में 200 प्लस का x मतलब 16 माइनस का 16, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ये चला गया, यानी कि 2 गुणे में 16 गुणे में 16 बटे में क्या हो गया 200, और परसेंटेज के लिए अगर हम 100 लगा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, 16 16 256। अब बचा क्या हमारे पास, 2 गुणे में 16 गुणे में 16 बटे में 200, ये परसेंटेज में आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर तो माइनस हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, 16 16 256%, वो भी क्या आया माइनस का, तो हानि। अब ये फार्मूला आपको तब याद रखना है जब आपकी ये परसेंटेज अलग अलग हो, ठीक है। वैसे भी याद रखो, लेकिन अब क्या हुआ देखो, जैसे ही हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया यही, यानी कि ये नॉर्मल जब फार्मूला भी लगाते थे, बी कर लो प्लस माइनस का ए बी अपॉन 100, तो ये दोनों बराबर होते थे, कट ही जाते थे, यही तो बचता था, वही चीज यहाँ पर है, बिल्कुल सेम है। तो 16 का स्क्वायर 256 डायरेक्ट देख लेते, अब यही यहाँ पर लॉस ही होगा, और ये इस तरीके से लिखा हो तो आप थोड़ा एग्जैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब ऐसा ना लिखा हो तो 256 देखो लॉस होने ही वाला है, खत्म हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा है, एक कंपनी के शेयर की कीमत पहली तिमाही में x% बढ़ जाती है और दूसरी तिमाही में समान x% की घट जाती है, यदि अंतिम शेयर की कीमत प्रारंभिक कीमत से 14% कम है तो x का मान क्या है। भाई देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज x बढ़ी है फिर x घट गई तो बची कितनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का, वो भी माइनस का बचता है, ये तो पता है ना भाई, फार्मूला अभी आपको बताया था, ए बी अपॉन 100, यहाँ पर x बढ़ी फिर x कम हो गई, प्लस माइनस माइनस x इंटू में x अपॉन 100, ये तो कट ही जाना, यही तो बचेगा। इसी का मान देखोगे 14% कम, 14% का मतलब हो गया कि ये हमारे हिसाब से इतना, बस खत्म हो गया सवाल, कैलकुलेशन है बस यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बराबर में 1400 हो गया, x बराबर में √1400। अब देखो हम ऑप्शन से स्क्वायर निकालेंगे, हमें यहाँ पर बीच की वैल्यू लेनी, जैसे हमने अगर इसका स्क्वायर चेक करा तो या तो आंसर इससे बड़ा आएगा या तो आंसर इससे छोटा आएगा, ये बात समझ रहे। तो हमने 37.4 हो गया, फिर 37.4 से छोटा ये है, बाकी दो बड़े, यानी कि हमें कोई भी दो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसलिए ये ऑप्शन लिया। भाई इससे अगर छोटा आ गया तो हमें एक भी चेक नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, अगर इससे बड़ा आया तो हम ये वाला चेक करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ये आंसर हो जाएगा। तो हम स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे ये समझो, देखो 37.4 37.4, 4 चौकू 16 हो गया, कैरी 1, इसका 2 गुना करो 8 हो गया, 8 का 37 में गुणा करो, 8 सत्ते 56, हाथ से लगा 5, 8 3 24 और 5 29 हो गया, 296 में एक जोड़ेंगे तो 297, कैरी कितना हो गया 29 हो गया। अब 37 का स्क्वायर नहीं याद है फिर तो फिर कोई बात ही नहीं है, कर ही नहीं सकते कुछ भी। कैरी कितना था 29 था, तो 9 9 18, हाथ से लगा 1, 7 तो 9 हो गया, 3 हो गया 1, यानी कि यहाँ पर कितना आया 13 98, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। अब देखो ये 14 के बिल्कुल पास आ गया,
अप्रोक्सीमेट। अब इसके देखो, इससे कितना भाई, देखो 2 का फर्क बचा और क्या ही लोगे, तो आंसर लगा दो। अब इससे कम नहीं जा सकते, कम करोगे तो 3 वाला आंसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, यहाँ पर तो 2 आ गया पॉइंट के बाद, तो इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। भाई स्क्वायर निकालना आप नहीं समझे, जैसे यहाँ पर कभी हमें मान लो 42 का तो पता ही होगा, 82 का निकालना, तो 2 दूनी 4 करो, फिर इसका 2 गुना कर दो, 4 किया, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 64 और 3 67 डायरेक्ट आ जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर लगा दी, क्योंकि 37 का स्क्वायर हमें पता था, इन दोनों का गुणा किया, फिर इसका 2 गुना करके 37 में गुणा कर दिया, उसके बाद 37 गुणे में 37 किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एक जलाशय में 3 पाइप पी क्यू आर हैं। जब पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है तो वे खाली जलाशय को 12 घंटे में भर सकते हैं। जब पाइप क्यू और आर को एक साथ खोला जाता है तो वे खाली जलाशय को 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप पी पाइप आर की तुलना में 3 गुना तेजी से जलाशय को भर सकता है तो तीनों पाइपों को एक साथ चालू करने पर पूरी तरह खाली जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो P प्लस का Q ये 12 घंटे में भर सकता है, Q प्लस का R ये कितने घंटे में भर सकता था, 16 घंटे में। कह रहा है यदि P R की तुलना में 3 गुना तेजी से, ठीक है, तेजी से भर सकता है तो तीनों पाइपों को एक साथ चालू करने पर पूरी तरह से खाली जलाशय, ठीक है। हमें कुल मिलाकर तीनों की इफिशियंसी चाहिए। यहाँ पर हमने देखा तो 48, यानी कि 12 चौक 48, 16 3 48, ये इफिशियंसी आ गई। अब हमें तीनों से काम करवाना है, तो किसी एक यानी कि पी आर में से किसी एक की इफिशियंसी मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को अगर घटाते हैं तो P माइनस का R और इफिशियंसी थी 4, 3, 4 से 3 गया तो 1 आ गया। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है दोनों का, 2, 2 बराबर में 1 आ गया, 3 बराबर में करेंगे तो 3 बटे में 2, ये किसकी इफिशियंसी आ गई, P की। अब भाई सवाल देखो कितना हो गया, हमें P प्लस में Q प्लस में R, अगर हम देखें तो क्यू आर की 3 थी, पी की भी इसमें ऐड कर दे तो हमें मिल गई तीनों की, तो 3 दूनी 6 और 3 9 बटे में 2। अब हमें 48 काम करवाना है इसी 9 बटे 2 इफिशियंसी से, 48 दूनी 96 बटे में 9, 9 एकम 9, 6 बटे में 9, यानी कि 10 घंटे लगने हैं। खत्म हो गया सवाल, पूरा करना ही नहीं है। बाकी 3 दूनी 6, 3 का 9, 60 का गुणा कर देंगे तो 10 घंटे 40 मिनट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार खोलों के रूप में ढाला जाता है। यदि पुनः डालने के दौरान 15% धातु नष्ट हो जाए तो ऐसे कितने पूर्ण खोल बनाए जा सकते हैं। तो इसमें तो वॉल्यूम बराबर करना है भाई। देखो यहाँ पर दोनों जगह गोले हैं तो 4/3 तो दोनों जगह लिख ही देते हैं। अच्छा पूरा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस का R1 क्यूब और इनटू में हमें ये n बनाने, लेकिन इसमें से 15% नष्ट हो गया तो बचा कितना, 85% बचा है, तो इतना वॉल्यूम बराबर करना है। यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया 17/20 और ये बराबर में हो गया, यहाँ पर 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर में 3 हो गया, 27 माइनस का 8 हो गया, यानी कि इधर 19 आ जाएगा, इनटू में n हो गया और r की वैल्यू कितनी थी, 1000 थी, कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10, 17 पना 85 हो गया, 850 बटे में 19 n हो गया। आप यहाँ पर देखोगे हमें पूर्ण बनाने, यानी कि जहां तक हमारा भाग चला जाएगा वही आंसर होगा, तो 19 चौक 76 हो गया, ठीक है, 9 बच गया, फिर हो जाएगा 19 चौक 76 क्योंकि 19 पना 95 ज्यादा हो गया, तो 44 बार भाग चला गया। अगला सवाल कह रहा था 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से पानी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से 80 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में बहता है। 20 मिनट में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। भाई देखो सबसे पहले तो कैसा है, बेलनाकार है, वॉल्यूम देखेंगे तो पाई R²H हो गया। अब यहाँ पर हमें यही देखना पड़ेगा कि 20 मिनट के हिसाब से पानी निकल रहा है, उस हिसाब से चल कितना रहा है। भाई वृत्ताकार पाइप है, वृत्ताकार पाइप है, अगर यहाँ पर रेडियस देखें इसकी R बराबर में 1 सेंटीमीटर आ गई और 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 मीटर की, तो इसकी जो हाइट हो गई H वो हमारे पास 4 मीटर की तरह काम करेगा। अब इसमें कितना वॉल्यूम पानी निकल रहा है, भाई पानी वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो
पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि अब ये बेलन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू में 1, हाइट हो गई हमारे पास 4। अब ये कितने आया, ये 1 सेकंड में आया। 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है 20 मिनट, या फिर हम 60 का गुणा कर दें तो इतना सेकंड में कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू में 4 इंटू में 20 सॉरी इंटू में 60 दूनी 120, यानी कि 1200 कर लो डायरेक्ट, इतना पानी इसमें निकलेगा। तो भाई यहाँ पर हमें यही वॉल्यूम बराबर कर लेना है कि 4 गुणे में पाई इंटू में 1200। ये हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया कि 20 मिनट में इतना वॉल्यूम पानी आएगा। तो यहाँ पर तो देखोगे पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया, और इसकी रेडियस थी 80 गुणे में 80, और हाइट ये हो गई, यानी कि 4 गुणे में 1200, तो 2 तो ये चले गए यहाँ पर, ठीक है। 12 चौक 48, 8 छंग 48 हो गया, तो 6 बटे में 8 आ गया। और इधर देखेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, यानी कि 75 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने ऑप्शन देखे उसमें कुछ जरूरत नहीं है। अब यही लिखा होता 75, 7.5 या 0.75, तब आप ये सोचते कि भाई बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन ये हमें देखो किस में दिया गया था, मीटर में। इसको हमें सेंटीमीटर में बनाना था, यानी कि यहाँ पर ये लिखते तो ये 400 सेंटीमीटर हो जाता, यहाँ पर लिखते तो ये 400 सेंटीमीटर बनता, तो इधर भी हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ते। अब हमारे पास देखो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब h बराबर क्या आता है, 600 बटे में 8, तो 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40। लेकिन जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन इस तरीके से दिए, हमें क्यों चेंज करना है, हमें क्यों यूनिट के बारे में सोचना है। जब ऑप्शन आपको सेम दिए जाए तब आपका दिमाग जाना चाहिए हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य इतने पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने में बेचा। पहली छूट अंकित मूल्य का D% थी और दूसरी छूट रुपए में पहली छूट की राशि के बराबर थी। कह रहा था वह का मान ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। was equal in rupees first discount amount, find the value of D, यानी कि D का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास 100 होती कोई चीज, इसका अगर हम D% निकालते तो कितना आता, D आता, यानी कि भाई जो छूट थी हमारे पास D, और पहली छूट की राशि की बराबर है दूसरी, यानी कि दूसरी भी ये होगी, ये फर्स्ट होगी ये सेकंड होगी, हमने दोनों निकाल ली। यानी कि कोई चीज 100 थी तो उसमें 2 छूट हमें देनी पड़ी, तो वो इतनी रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 1320 की चीज 462 में बेची है डिस्काउंट देने के बाद। बस खत्म हो गया सवाल। अब हमें डी का मान निकालना था, तो ये 0 से 0 हटा दो, इधर करेंगे 4 बार 2 बार, इधर करेंगे 1 बार 2 बार हो गया, इधर करेंगे 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। तो 100 माइनस का 2D इक्वल टू में 35, यानी कि 2D बराबर में 65, और 32 दूनी 64 होता है, तो 32.5 आंसर आ गया। आशा है समझ गए होगे। भाई देखो 100 था, उसका D% हमने निकाला तो D आया, और सेकंड छूट भी फिर इतनी हो गई, तो 100 पर हमने 2D का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 100 पर हमने डिस्काउंट दिया तो इतनी राशि बची है, क्वेश्चन में इतनी बची थी। अगला सवाल कह रहा था किसी उत्पाद पर 38% का लाभ हुआ, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के संख्यात्मक मानों को आपस में बदल दिया जाए तो बिक्री पर होने वाली हानि परसेंटेज बताइए। भाई देखो वो ये कह रहा था कि 100 की चीज 138 में बेचा है, अब चेंज हो जाए। भाई ये अभी तक क्या था, सीपी और ये एसपी था, उसने कह दिया अब चेंज कर दें। भाई चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एसपी, ये हो जाएगा सीपी, यानी कितने का लॉस होगा, 38 का, बटे में हो गया हमारे पास 138, गुणे में 100% के लिए, तो 2 छक्के 12, 2 ने में 18, 19 दूनी 38 हो गया। अब 69 से हमें डिवाइड करना है 1900। ऑप्शन का सहारा लो, सबसे बड़ा 3 लिखा है, 6 तियां 18, लेकिन 3 ने 27 भी करना है, तो 2 कैरी हो जाएगा, 18 और 2 20, 19 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकते। 2 का करो, 2 ने में 18 हो गया, 2 छक्के 12 1 13, 10 से 8 गया 2, और 8 से 3 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया 0। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है, 7, तो 7 छक्का 42 ये भाग जा सकता है, 7 ने 63 हो गया, 7 छक्का 42 और 6 48 हो गया, भाग चला गया, आंसर लगा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन का सहारा लेते रहो। अगला सवाल कह रहा था एक जैव रसायन प्रयोगशाला में 21 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले गोलाकार अभिक्रिया पात्र का उपयोग किया जाता है। यदि पात्र को 150 मिलीलीटर प्रति सेकंड की निश्चित दर से एक अभिक्रियाशील विलयन से भरा जाता है तो पात्र को पूर्णतः भरने में लगने वाला समय बताइए।
तो सबसे पहले तो कितना वॉल्यूम चाहिए इसमें हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 21 × 21 × 21, यानी कि पाई की जगह हम क्या लिख सकते थे, 22/7, और ये कट भी जाता 22/7, 21 × 21 × 21, तो ये किससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये आया किस में है भाई, ये निकल कर आया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इतना चाहिए तो एक का गुणा करना पड़ेगा, तो कुछ चेंजमेंट तो आने वाला नहीं है। बटे में ये 150 के हिसाब से भरना है, बस ये कैलकुलेशन करनी थी, हमारा आंसर आ जाना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3×5 = 15 हो गया, 3×7 = 21 हो गया, और कुछ कटेगा बिल्कुल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 इधर हो गया 25। अब गुणा भाग कर लो भाई, 21×7 = 147, गुणे में 4, गुणे में 11, तो 4×7 = 28 हो गया, 14×4 = 56, और 14×4 = 56 हो, तो 58, गुणे में 11, यानी कि 8 हो गया, 8×8 = 16, 8×5 = 13, 1 14 हो गया, और 5×1 = 6 हो गया, बटे में हो गया 25। अब देखो चाहो तो 25 का भाग कर लो, और चाहो तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो 4×8 = 32, हासिल लगा 3, 4×6 = 24, और 2 26 हो गया, 4×6 = 24, और 3 27 हो गया, हासिल लगा 2, 4×4 = 16, और 2 18, 4×6 = 24, 1 25, यानी कि 258.72 समथिंग आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था दो धनात्मक संख्याओं में इतने का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 3 प्राप्त होता है और शेषफल इतना प्राप्त होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और इतने का एचसीएफ क्या है। अब यहाँ पर देखो ये एचसीएफ जब हम निकालते दोनों में कॉमन चीज, तो 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें 0 होना चाहिए था। ये 9 पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, और 6 भी पॉसिबल है, क्योंकि इन तीनों से कट रहे हैं। तो हमें अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो ये कह रहा था दो संख्याओं का डिफरेंस हमें दिया गया था 2 3 6 4। बड़ी संख्या को छोटी, ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव ये आ रहा तो बड़ी संख्या ए है, छोटी से हमने जब इसको डिवाइड किया तो भागफल यानी कि ये क्वोशेंट 3 आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास 192 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ इसका गुणा 3b प्लस का 192 इक्वल का आ गया ए, यानी कि बड़ा नंबर आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या, यानी कि ए का मान निकालना है, यानी कि बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर अगर इसमें देखोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इस साइड आ जाएगा, और ये 2 3 6 4, तो इसको पुट करना पड़ेगा। तो हम इसमें रखते हैं 3a माइनस का 2 3 6 4 प्लस का 192 इक्वल ए हो गया, तो 3a हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3×4 = 12, 3×6 = 18, और 1 19 हो गया, 23×3 = 69, और 1 70 हो गया, प्लस में 192 इक्वल ए हो गया। ए साइड आ जाएगा यानी कि 2a बना देगा, ये इधर डिफरेंस होकर 0, 9 से 9 गया 0, 10 से 1 गया तो 9 हो गया, और इधर बचा 6। तो ए बराबर में आ गया 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी कि 3 4 5। अब एक चीज देखोगे कि 3 और 9 तो कैसे भी नहीं हो सकते, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, इसमें भी इवन नंबर आ रहा है। भाई देखो 3 4 5 0 3 9 9 6, तो इन दोनों में इवन नंबर तो आना ही आना है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर हो जाएगा 6। अब इसको फैक्टर करके देखना पड़ेगा, तो वहां से निकाल लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते थे। इसके अलावा 5 4 9 3 12 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल इसमें तो है नहीं, तो 9 तो आ नहीं सकता किसी भी तरीके से, इससे काट लिया। और इधर देखोगे ये 3 का था, बाकी तो 2 काट लिए। अब ये तो फैक्ट है कि इसमें 2 आने वाला है, तो वो इवन नंबर होगा ही होगा। अब इसमें कैलकुलेशन करोगे तो फिर बेवकूफ़ी है। अगला सवाल कह रहा है 3 धावक XYZ 500 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, वे सभी एक साथ समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है एक्स इतने की चाल से, वाई इतने की चाल से दौड़ता है, और जेड इतने की चाल से दौड़ता है, सभी समान दिशा में दौड़ते हैं। कितने समय बाद तीनों धावक दूसरी बार समान बिंदु पर होंगे। भाई देखो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, टाइम निकाल कर उनका एलसीएम लेना है। तो टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर तो देखो 500, ये जा रहा था 4 की स्पीड से, ये 500 जा रहा था 5 की स्पीड से, ये 500 जा रहा था 10 की स्पीड से। अब जब इनका हमें एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा। तो नीचे देखोगे कुछ कॉमन तो तीनों में दिख नहीं रहा है, तो एचसीएफ तो 1 हो गया, ऊपर हो गया 500, यानी कि इतने सेकंड में वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो एक बार आया, लेकिन हमसे बोला है कि 2 बार
यही तो बोला था कि दूसरी बार, तो इसमें 2 का गुणा यानी कि 1000 सेकंड में 2 बार मिलेंगे। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पर देखो 16 छक्का 96, 4 जोड़ देंगे 1000, 60 प्लस का 40, यानी कितना हो गया 1000 सेकंड हो गया। यही सेटिस्फाइड कर गया, चेंज अपनी तरफ से क्यों करना है जब ऑप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला सवाल, एक व्यापारी 250 वस्तुएं प्रत्येक समान मूल्य पर खरीदता है, उनमें से 60% को 40% के लाभ पर और 1/5 को 25% की हानि पर और शेष वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि परसेंटेज। देखो टोटल 250 वस्तुएं थी, इसका 60% कितना हो गया 150, 1/5 कितना हो गया 50, तो 200 यानी कि 50 वस्तुएं बची हैं। इन वस्तुओं को उसने 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, हमने एक वस्तु का सीपी कितना मान लिया, 1 रुपए मान लिया, तो भाई 5 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपए, और टोटल 50 वस्तुओं का कितना था एक, भाई 50 वस्तुएं बाद में बची थी, उनको 5 के लॉस पर बेच रहा था, तो यहाँ पर कितना परसेंट बन गया 10% लॉस में हो गया। बस खत्म हो गया सवाल। भाई इनको अगर हम रेशियो में चेंज कर लें तो ये कैंसिल आउट, 5×3=15, 5×1=5, 5×1=5, इसको हम 40% के प्रॉफिट पर, अब जो लिख रहे हैं ना इतना लिखना नहीं था, डायरेक्ट गुणा करना था, 25%, इसको 10% लॉस में। अब नॉर्मल एवरेज निकालना था तो हम गुणा करते हैं डायरेक्ट, इसका इसमें गुणा करते हैं भाई, 120 हानि वाला है तो माइनस का 25, एक का 25 में गुणा, इसी तरह इसका हो गया बटे में टोटल 3×2=5 हो गया, बटे में 5, तो इधर करेंगे तो 24×5=120, इधर करेंगे 5×25, इधर 5×2=10, तो 24 माइनस का 7 यानी कि 17%, वो भी प्लस का आया तो क्या होगा गेन होगा। अगला सवाल, कह रहा था राधा की मासिक आय इतनी है, वह अपनी आय का 40% घरेलू खर्चों पर, 20% मनोरंजन पर, 20% शिक्षा पर खर्च करती है, शेष राशि की वह बचत करती है। वेतन में 20% की वृद्धि के कारण इसकी आय बढ़ जाती है, हालांकि घरेलू खर्च भी 10% बढ़ जाते हैं, मनोरंजन लागत इतनी बढ़ जाती है जबकि शिक्षा पर खर्च अपरिवर्तित रहता है। राधा इन परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद शेष आय की बचत करने का निर्णय लेती है। राधा की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपने कुछ चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा, जैसे एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। अगर इनकम हमारे पास 100 है और सेविंग 20 है तो 80 खर्चा। अब वो कहते हैं इनकम में 20% की वृद्धि हो गई और सेविंग में 10% की वृद्धि हो गई, तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा। बस तो यहाँ क्या करते हैं हम, 80x 200 हो गया और बराबर में 2000 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि, नेगेटिव आएगा तो कमी होती है। इस तरीके से चलता है। वही चीज यहाँ पर करते हैं। भाई देखो अगर हम इनकम देखें, इनकम टोटल 100 हो गया और घरेलू खर्च यानी कि होम की बात करेंगे तो 40% हो गया और मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट पे 20% हो गया, शिक्षा यानी कि एजुकेशन पे कितना हो गया 20% हो गया। फिर कह रहा था देखो यहाँ पर 40 20 60 और 20 80 खर्च कर दिए, इतना खर्च कर दिया तो सेविंग कितना बचा 20 ही बचा। 40 20 60 20 80 टोटल 100 था, 100 में से 80 गया तो 20 बचा। अब वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, घरेलू खर्च में 10% बढ़ गया, मनोरंजन 12% बढ़ गई और एजुकेशन सेम रहा। हमसे पूछा गया है सेविंग का, तो इनको इसी तरीके से कर लेते हैं भाई। 2000 हो गया बराबर में 400 प्लस में 12×2=24, 240 प्लस में 0 प्लस में 20x, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो चला गया। अभी भी कट जाएगा लेकिन काट नहीं, कहा तभी सही रहेगा, चलो काट लेते हैं। 100 हो गया, इधर 20 हो गया, इधर 12 हो गया, इधर ये हो गया, यानी कि 20 और 10 30 हो गया, इधर 32 हो गया प्लस में x, इधर 100 हो गया। अब यानी कि x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 68% डायरेक्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ डायरेक्ट अप्रोच करनी थी। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर गतिमान है, उनकी चाल इतनी है, संयुक्त लंबाई 500 मीटर है। यदि दोनों की चालों में इतनी की वृद्धि की जाती है तो वे एक दूसरे को 2 सेकंड तेजी से पार कर जाएंगी। दोनों रेलगाड़ियों की मूल चाल क्या है। देखो अगर हम बेसिक से करेंगे तो हमें यहाँ पर इनको 3x 2x मानते हैं, तो विपरीत दिशाओं में चल रही थी एक दूसरे की ओर, तो ये हो गया 5x। फिर इससे कम टाइम लगता है जब उनकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि 5 और 5 दोनों में बढ़ा है, यानी कि 10, कितना हो जाता है 2 सेकंड का गैप। लेकिन हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो इसको हमें बनाना पड़ेगा घंटे में, और यहाँ पर 500 मीटर था, मीटर को भी किलोमीटर में करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये मैनेज होकर एक्स का मान आएगा।
तो सबसे पहले तो दो जीरो चलेगा, इधर करेंगे तो ये 18 हो गया, इधर करेंगे ये हमारे पास 100 आ जाएगा, इधर करेंगे तो ये भी 100 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, इधर बचा कितना हमारे पास 10 बचा है। ठीक है, तो भाई यहाँ से अगर 100 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस का 2। ठीक है, ऊपर अगर देखेंगे तो एक्स प्लस का 2 माइनस का एक्स हो गया। हमने यहाँ पर 100 कॉमन ले लिया और इधर 10 था हमारे पास, और ये बराबर में 1/18, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 हो गया, और ये बनेगा एक्स, एक्स प्लस का 2। अब इनके देखो मान बना लो भाई, जो भी आपको ठीक लगे वो। 18 दूनी 36 होता है यानी कि 18, और इधर 18 प्लस का 20 कर लेंगे, सॉरी 18 प्लस का 2, तो देखो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो भाई, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, ऑप्शन से भी करोगे थोड़ा सा टिफिकल्ट बनेगा। ठीक है, अगला सवाल था, रवीना, सुजाता और सरोज एक पेंटिंग कार्य को अलग अलग इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सरोज ने 5 घंटे बाद कार्य छोड़ दिया। छठे घंटे से रवीना और सुजाता ने रवीना से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे कार्य करने का फैसला किया। पेंटिंग का संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा होगा? भाई सबसे पहले तो रवीना, सुजाता और सरोज, ये 32, ये 48, ये 64। तो आप देखेंगे सभी में 16 कॉमन आ रहा, तो हमें एलसीएम लेना 16। पहले 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौकू 64। अब इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन भाई, 4 तिया 12 आ जाएगा, तो 2 से 12 में भाग करेंगे 6 एफिशिएंसी, 3 से 12 में किया तो 4, 4 से 12 में किया 3, ये एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सरोज 5 घंटे बाद कार्य छोड़ देती है। 6 4 10 3 13 की एफिशिएंसी से 5 घंटे काम किया, यानी कि 65 काम हो चुका है। इधर देखेंगे तो 12 छंग 72 हो गया, 12 एकम 12 और 7 19 हो गया। काम बचा कितना था? यहाँ पर 12 से 5 गया तो 7 हो गया, इधर बचा 8 से 6 गया 2, यानी कि 127 अभी काम रिमेनिंग है। अब यहाँ पर कौन? सरोज भाई साहब ये चले गए। अब हमारे पास बचा कौन है? छठे घंटे से रवीना पहले काम करती है, उसके बाद कौन करता है? सुजाता। ठीक है, तो इन्होंने 6 एफिशिएंसी से किया होगा, इन्होंने 4, यानी कि 6 4 10 एफिशिएंसी से 2 घंटे का काम हो गया। हमें जाना है इसके पास, तो भैया 127 के लिए हमें पहले 120 पे पहुंचना पड़ेगा, यानी कि 120 काम हो चुका है, यानी कितने घंटे में? 24 घंटे में ये काम हो चुका है। अब 24 5 टोटल कितने हो गए? 29 घंटे पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी ऑप्शन के पास तो पहुंचना है, लेकिन ये एग्जैक्ट वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल एग्जैक्ट मिलना चाहिए था। तो हमारे पास अभी 7 काम बचा है, तो ये भाई साहब आएंगे एक काम करके चले जाएंगे, एक दिन और बढ़ा दो, तो इधर हो गया हमारे पास 25, यानी कि बचा कितना? एक। अब ये आएंगे तो 1/4, ये टाइम और, यानी कि ये हो गया हमारे पास 25। फिर 5 दिन इधर काम हुआ था प्लस का 5, फिर 1/4 इधर हो गया तो 1/4। इसको बाकी सब घंटे में थे, इसको मिनट में बना लेते तो 15। देखो 15 एक ही में लिखा हुआ था, आंसर आ गया। ठीक है, बाकी 25 और 5 30, 30 घंटे 15 मिनट। अगला सवाल, एक शोधकर्ता सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोग के लिए एक विशिष्ट संवर्धन प्लेट डिजाइन करता है। यह प्लेट एक आयत से बनी है जिसके किनारे पर एक अर्धवृत्त लगा हुआ है। आयत का माप इतना है और अर्धवृत्त इतने सेंटीमीटर वाली भुजा से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण संवर्धन प्लेट का परिमाप क्या है? तो सबसे पहले तो ये इस तरीके से था, ये 18 हो गया, ये 12 हो गया, और ये परमाप। अब देखो परमाप में हमें कौन कौन सी साइडें लेनी होंगी? भाई सबसे पहले तो देखो जो हम अदर कलर्स कर रहे हैं, हमें ये साइड लेनी है, ये साइड लेनी है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, बट ये नहीं लेना है। तो 18 और 12 30, और ये सॉरी ये भी 18 है ना, ये 12 हो गया, तो 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 या 18 दूनी 36 और 2 38, 48, तो एक हो चुका है। अब ये हमारे पास अर्धवृत्त है, यानी कि 2 पाई आर, ये पूरे हो गया, आधा हमें लेना है, तो पाई आर की वैल्यू हमें लगानी थी यहाँ पर। तो पाई तो हमारे पास 22/7 ही लेना, नहीं 3.14 लेना। और आर हमारे पास देखोगे तो ये आर बराबर में 12 का आधा हो जाएगा, कितना? 6। तो 6 चौक 24 हो गया, 6 कम 6 2 8, 6 3 18 हो गया, इधर 48 हो गया, जोड़ देंगे तो 8 8 16 हो गया, हाथ से लगा 1 5 1 6, 66.84 आंसर। अगला सवाल, इसको देखो भाई, इसको तो इन जनरल करते, देखो पॉइंट के बाद देखेंगे, एक के ऊपर बार है तो 9, दो के ऊपर बार नहीं है तो ये,
यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, नीचे 900 आना आना। अब अगर हम नॉर्मल देखें 5.2 और 9 और इधर हो गया 7.29, 9 9 18 हासिल लगा, एक 3 3 2 5 हो गया, 7 5 12 हो गया। इससे हमें 6.2 घटाना, 5 से 2 गया 3, 12 से 6 गया 6, यानी कि 6.38 समथिंग से बहुत मिनिमल सा ज़्यादा आ जाएगा। तो इधर करोगे हम यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें, ये हमने डिवाइड किया तो 9 छक्का 54, 2 बचा, फिर 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर 9 दूनी 18, तो 6 यानी कि 62 समथिंग आया। इधर करोगे तो 9 छक्का 54 हो गया, बचा 5, फिर 9 छक्का 54 हो गया, तो इधर तो 66 हो गया। आंसर लगा दो। अगला सवाल कह रहा था एक परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? इनमें से 4 विद्यार्थी जिन्होंने वास्तव में इतने अंक प्राप्त किए थे को नहीं गिना जाता तो परीक्षा में कक्षा के अंक इतने होते। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या देखो ओवरऑल 46 था, जब 4 नहीं थे तो उनका एवरेज 54 था। इन 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? 15 और 3 18 28 और 9 9 28 और 9 37 48 हो गया। इनका सम 48 और एवरेज निकालेंगे तो कितना हो गया? 12, ये 12 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 6 से 2 गया 4, 4 से 1 गया तो 3 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 8, यानी कि 2 चौकू 8, ये 17 हो गया। बस खत्म हो गया। टोटल विद्यार्थी कितने हैं बताओ भाई, कितने हैं? 21 हैं। और इधर वाले जो हमने लिए थे वो तो 4 दिए गए थे, देखो, यानी कि इस 4 की वैल्यू 4 है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी? 21। अगला सवाल, एक है शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास इतना, यानी कि रेडियस कितनी होगी? 10√5 हो गई, ठीक है। ऊंचाई 20 दे दी थी। कह रहा तंबू के लिए इतने मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें एरिया निकालना है। तो पाई आर एल पर काम करना पड़ेगा और इधर एल इंटू में बी पर काम करना पड़ेगा। इधर 15 हमें पता है, इधर पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, रेडियस 10√5 है और एल हमें निकालना है। अब एल निकालेंगे तो आधा शंकु बनाना पड़ेगा, तो ये 10√5 हो गया, ये 20 हो गया। इसको निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, ये 10 दाम 100 यानी कि 500, ये कितना आ गया? 900, मतलब 30 हो गया, यानी कि यहाँ पर 30 बराबर में हमें क्या करना? एल निकालना। तो बस खत्म हो गया सवाल, कैलकुलेशन है बाकी। तो 15 दूनी 30 हो गया, 22 दूनी 44, 440√5/7, यही हमें निकालना था। अगला सवाल, एक घनाओं की भुजाओं की लंबाइयां इतनी है, जहां भुजाओं का योग इतना है उनके वर्गों का योग इतना है। कह रहा भुजाओं के योग का वर्ग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल विकर्ण का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 15 15 225, ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस का BH, पूरा ही लिख देना, चलो पूरा लिख देते हैं, उसके बाद ही कुछ लिखते हैं। हमें दिया क्या गया था? भुजाएं, यानी कि A प्लस का B प्लस का C बराबर में 15 और उनके वर्गों का योग A² प्लस B² प्लस में C² 81 हो गया। अब अगर हमें देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2AB प्लस का BC प्लस का CA, ये हमें निकालना है। भाई एक चीज देखो, जब इसको निकालना है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 15 का स्क्वायर और ये घटा दो 81, तो ये पूरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें डायगनल भी चाहिए, विकर्ण विकर्ण चाहिए, तो यहाँ पर ये कर देंगे, यानी कि ये कितना आ गया? 9, ये डायगनल बन गया हमारे पास। अब आप एक एक चीज देखो कि हमें चाहिए भुजाओं के वर्ग योग वर्गों का। तो भाई 15 का स्क्वायर हो गया रेशियो में, यहाँ पर 15² माइनस का 81 हो गया, रेशियो में 9 हो गया। 225 ये 9 से कट सकता है, 15 15 225 माइनस का 81, तो 5 से 1 गया तो 4, 12 से 8 गया तो 4, 144, 9 हो गया। तो 9 से ये कटेगा क्या? 16 नहीं में 144, लेकिन विकर्ण विकर्ण का वर्ग पूछा, अच्छा ठीक है, तो ये हमें स्क्वायर करना पड़ेगा फिर से, यानी कि डायरेक्ट 81 ही लिखते हैं हम, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती, तो यहाँ पर 81 लिखो। भाई मैं कह कटने वाला तो कुछ है नहीं, फिर 9 ने में 81, 16 हो गया, 25 ने में 225, आंसर। अगला सवाल, एक खोखला गोलीय खोल इतने घनत्व वाली धातु से बना है, इसके आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी है, खोल का भार क्या है? 4/3 पाई R³ यानी कि 18 का क्यूब माइनस में 15 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसमें 4 का गुणा कर दो, ये ग्राम में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में, क्योंकि इधर ये ग्राम में था, पूछा हमसे केजी में गया था, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो भाई इधर लिखेंगे 4/3 22/7 58 32 माइनस का 33 75 और अपॉन में 1000
ये हमें कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमें इसी का निकालना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस करते हैं भाई। डिफरेंस किया तो 4/3, 22/7 इंटू में 12 से 5 गया तो 7 बच गया, इधर बचा 2, फिर 12 से 7 गया तो 5 हो गया। अच्छा, 12 से 5 गया 7, फिर 12 से 7 गया 5, फिर इधर बचा 7, 7 से 3 गया तो 4 हो गया, फिर इधर बचा कुछ नहीं, 5 से 3 गया तो 2 हो गया। 5 2 7, 7 4 11, यानी कि 1000। कर लेते हैं गुणा भाग भाई, इसको 11 गुणे में 2 लिख लो, 4 दूनी 8 का गुणा इसमें करते हैं, 8 सत्ते 56, 8 पन्ना 40 और 5 45, 8 चौक 32, या फिर 24 अट्ठे 192 होता है। और 4 करेंगे तो 196, गुणे में 11, 11 का करेंगे तो 6, 6 5 11 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 2 हो गया, बटे में 21,000 हो गया। तो भाई हम डायरेक्ट अगर देखेंगे तो कर लें क्या गुणा भाई, देखो इस ये 4 तो हमारा अभी रह ही गया था भाई, मैं कहूँ आ तो कुछ रहा नहीं, तो ये 4 रह गया था। अगर हम नॉर्मल देखें तो 21 से इसको काट सकते थे, तो 21 एकम 21 हो जाएगा, फिर जीरो लग जाएगा। ठीक है, 21 एकम 21 जीरो हो गया, पॉइंट तो 3 के बाद आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे पास में भी ऑप्शन है, चलो करते ही हैं, फिर क्या कर सकते हैं। 21 एकम 21 हो गया, जीरो हो गया, 21 3 63 ज़्यादा हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो गया, 20 बच गया, 201 हो गया, 201 हो गया। 9 बार कर लो। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे, 4 9 36, हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 4 एकम 4, 41 समथिंग आ रहा है। आंसर लगाओ। कैलकुलेशन लास्ट में बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगला सवाल करते हैं भाई, कैलकुलेशन है सवाल, पेपर बहुत अच्छा बनाया गया जिस हिसाब से भी बनाया गया। कह रहा है, रवि अपनी मासिक आय का 48% भोजन पर और शेष आय का 3/4 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह इतने की बचत करता है जो भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसकी मासिक आय तथा भोजन और किराए पर कुल व्यय के बीच अंतर क्या है। भाई 3/4 का मतलब होता है 75%। अब उसकी मासिक आय यानी कि इनकम अगर 100 है तो 48% फूड पर। ठीक है, 48। शेष आएगा, अब यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा, 100 से 48 गया तो बचा कितना, 52। 52 का 75% करना पड़ेगा, या फिर 3/4 ही रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो 13 चौको 52, 13 3 39, ये किस पर खर्च कर दिया, रेंट पर खर्च कर दिया। और प्रतिमाह वो इतने यानी कि 7488 रुपये बजाता है, जो भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यानी कि इनको अगर तो टोटल देख लोगे तो 9 8 17, हासिल लगा 1 5 5 3 8 87, यानी कि ये 13 बचा है शेष, ये हमारे पास हमारे हिसाब से सेविंग है। अब इसके आधे के बराबर ये वैल्यू दी गई 7488। अब हमसे पूछा क्या गया, कह रहा है उसकी मासिक आय तथा भोजन और किराए पर, मासिक आय और भोजन और किराए पर कुल व्यय के बीच अंतर क्या है। भाई यहाँ पर अंतर क्या है, 13 है, यानी कि 13 की वैल्यू निकालोगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 चौको 8 1 9, 2 7 14, यही आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था कि पेट्री डिश में जीवाणुओं की संख्या इतनी थी, पहले घंटे में इनमें 10% की वृद्धि और दूसरे घंटे में एक्स का परिवर्तन हुआ, तीसरे घंटे में इसमें 10% की वृद्धि, यदि वर्तमान संख्या इतनी है तो दूसरे घंटे में संख्या में परिवर्तन बताइए। नॉर्मल चीज़ है भाई, हमें रेशियो बनाना है 1 2, पहले तो ये जीरो से जीरो हटाई दो, नहीं हटाओ छोड़ो, है ही कितने जीरो उसमें। 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, फिर एक्स का परिवर्तन हुआ, उससे हमें भी मतलब नहीं, फिर 10% की वृद्धि, तो ये हो गया, और ये बाद में बन गया 1 1 6 1 6 0, इसी का हमें रेशियो बनाना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 4 जीरो, ये 4 जीरो इधर चले गए, अब बचा 1 जीरो इधर, 11 से भी कटेगा तो ये हटा दो, फिर 11 से करेंगे तो 11 कम 11, फिर भाग जाएगा नहीं, जीरो 11 पन्ना 55, 11 छक्का 66, फिर 11 से करेंगे तो 11 9 99 हो गया, 6 बचा, 11 छक्का 96, 12 अट्ठे 96, 1 से 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर देखोगे 1 से 8 क्यों, ये भी तो एक जीरो बचा होगा, 10 से 8 जाएगा, दो नहीं तो बनेगा ही नहीं, 2/10, यानी कि ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 2/10 गुणे में 100, यानी कि 20% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। अगला सवाल, क्रमशः इतने इतने की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। अब देखो कैलकुलेशन भरी पड़ी है सवाल में और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अगर हम इनको नॉर्मल देखें तो हम वो चीज़ पहले लेंगे जिनकी हमें टेबल कम याद है, जैसे 23 का तो टेबल याद होगा, नहीं याद है तब तो फिर कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों को अगर लिखते हैं तो आपको एकल छूट कैसे निकालते हैं, A+B माइनस का AB/100, तो पहले दो को यानी कि 64 प्लस का 38, 64 गुणे में 38 बटे में हमारे पास 100 हो गया,
तो अगर हमने इनको जोड़ा तो 8 4 12 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 7 3 10 102 माइनस का। अब इसको अगर 38 को हम 40 माइनस का 2 लिख लें, या फिर डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुणा कैसे करोगे? 8 चौक 32 हाथ से लगा 3, 8 छंग 48, 4 तिया 12, 48 12 60 हो गया, और 3 कैरी था, 60 और 3 63 हाथ से लगा 6 हो गया। अब 8 का तो गुणा सब में हो चुका है, 6 तिया 18 और 6 24, ये डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो 24 32 यानी कि ये आ जाएगा 24.32 आ जाएगा। यही 100 डिवाइड भी तो करना था। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 102 था, 10 से 2 गया तो 8 बच गया, 9 से 3 गया तो 6 बच गया, 11 से 4 गया तो 7 बच गया, 11 से 4 गया तो 7 बच गया, 9 से 2 गया तो 7, 77.68। अब बचा हमारे पास क्या? 23। तो इनको तो जोड़ लेंगे पहले तो 7 3 10 की जीरो, हाथ से लगा 1 हो गया 8, 8 और 2 10 की जीरो हो गया, यानी कि 0.68, और माइनस में 77.68 इंटू में 23 हो जाएगा बटे में 100। तो 23 का टेबल नहीं याद होगा तब दिक्कत होगी। 23 अट्ठे 184 होता है, हाथ से लगा 18, 23 छक्का 138, 8 146 और 10 156, हाथ से लगा 15, 23 सत्ते 161 और 5 166 और 10 176 हो गया, हाथ से लगा 17 हो गया, फिर 161 हो गया, तो 6 1 7 7 1 8 6 1 7 और 1 हो गया, यानी कि पॉइंट देखो 2 के बाद 2 4 के बाद 2 2 4 17 यहाँ पर। तो ये माइनस हो जाएगा 17.8664। 100 में से हमें यही घटाना है 0.68। तो 8 से 6 गया तो 2 हो गया, फिर 15 से 8 गया, या फिर हाँ 15 से 8 गया, 16 से 8 गया तो 8 हो गया, इधर 9 से 7 गया तो 2 हो गया, इधर बचा 9 से 1 गया तो 8, 82.82 समथिंग। कैलकुलेशन की वजह से ये सवाल लिया है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है। करा है एक सेल के दौरान इतने परसेंट माल को 23% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 32% माल को 40% पर बेचा जाता है, और उसके बाद शेष माल को 10% की हानि पर। समग्र लाभ परसेंटेज बताइए। तो भाई टोटल हमने 100 माना, 100 का 50% इधर हो गया, यहाँ पर लिख लो शेष का, ठीक है। अब बचा कितना था? 50, 50 का हमें 32% करना है, 50 का 32% मतलब होता है आधा, यानी कि 16 हो गया। फिर कह रहा था और उसके बाद शेष माल को 10% खानी, 50 10 60, 60 में 6 जोड़ा 66 हो गया, यानी कि 34। इनका का रेशियो बनाएंगे तो ये 25 हो गया, 8 हो गया और 37। इसको बेचा गया 23% के लाभ पर, इसको बेचा गया 40% लाभ पर, इसको शेष माल को ये हानि पर बेचा गया। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर लो, चाहे तो डिविजन लगा लो। ऑप्शन देखो सभी कहाँ पर दिए गए थे? 15 के आसपास, तो हम यहाँ पर 15 ही मान लेते हैं। इधर हम देखेंगे तो ये 15 से 8 ज़्यादा है, यहाँ पर ऐसा करते 20 मान लेते हैं। हम बताते क्योंकि कैलकुलेशन में भी आसान रहेगी और आगे समझ भी जाएंगे। हमने यहाँ पर 20 माना, इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर 3 और 25 गुणे में 3। अब मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर होता, बहुत बड़ा होता, तो आप एवरेज इस तरीके से मानो जो कैलकुलेशन में आसानी रहे, क्योंकि बाद में 25 का 3 में गुणा भी करना। यहाँ पर कितना हो गया? 20 हो गया, ये तो आसानी रहेगा नंबर। ये देखो प्लस है सारे एवरेज से, ये एवरेज से कम है। कितना कम है? 20 माइनस का 10, यानी कि टोटल मिलाकर देखोगे तो ये 30 कम हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 25 तिया 75, ये ज़्यादा है। इधर 8 दूनी 16 160, ये ज़्यादा है। इधर करेंगे 17 तिया 51 510, ये कम है। तो इधर हो गया 5 7 6 13, हाथ से लगाए 235। इधर डिफरेंस करेंगे तो 10 से 5 गया तो 5 हो गया। इधर बचा कितना है? 10 से 3 गया तो 7, 4 से 2 गया तो, यानी कि टोटल इतना कम आएगा जो हमने एवरेज माना टोटल। लेकिन एक लोगों में कितना कम होगा? 8 5 13, 13 और 7 20 और 50 से आधा हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से ही काटा था। तो इधर 55 25 हो गया, 55 25 यानी कि 20 से 5.5 कम होगा, तो 20 से 14.5, ये आंसर आ गया। नॉर्मल हमने एवरेज लगाया बस, आप गुणा करके भी डायरेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल कह रहा था 600 मीटर की रेस में एक व्यक्ति ए बी को 5 सेकंड और 50 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। या तो 5 सेकंड की देगा या तो 50 मीटर की। यदि ए 6 की चाल से बी इतने की चाल से दौड़ता है तो वह कितने कितने मीटर से जीत जाएगा? तो सबसे पहले देखो, ए अगर 6 की चाल से जा रहा है तो 600 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 100 सेकंड लगेंगे। अब 5 मीटर की बढ़त, अगर बी को हम नॉर्मल भी देखते तो यहाँ पर उसको 600 जाने में कितना लगता? 12 पंजे 60, 120 सेकंड लगते। कितना लगता? यानी कि यहाँ पर 20 का गैप हो रहा है, लेकिन 5 की बढ़त दे दी, यानी कि 15 का हो गया।
अब अगर हम इसी को देखें भाई, देखो 15 सेकंड की बढ़त 15 सेकंड का टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब 15 5 की स्पीड जाता तो 75 डिस्टेंस से जाता। भाई इतने ही का तो गैप रह रहा था, लेकिन 50 की अगर गैप मिल जाता तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा बचा, 25, और 25 से ही ये आगे रहता। नहीं समझ पाओगे। देखो टाइम किसको ज्यादा लगा, बी को 20 सेकंड, लेकिन 5 की बढ़त दे दी तो कितना ज्यादा लग रहा होगा, 15 सेकंड। किसको लग रहा होगा, बी को ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, अब बी को जब ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब है वो ए से कम टाइम में पहुंच रहा है, ए से हार रहा है। अब 15 5 करेंगे तो वो 75 से हार रहा है। 15 सेकंड ज्यादा लगा है क्योंकि वो 75 मीटर से हार रहा है, लेकिन 50 की बढ़त दे दी थी। तो ये 50 कम कर देंगे, 25 आ जाएगा इधर। या फिर ऐसे कर लो, 600/6 किया, ये ए के लिए कितना आ गया, 100 सेकंड आ गया। बी के लिए देखो 50 मीटर की बढ़त थी, यानी कि 550 जाना था, कितने की चाल से, 5 से, तो ये 110 हो गया। 550, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 10 सेकंड से, अच्छा हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो ठीक है ना, 10 सेकंड इधर हो गया। 10 से अगर हम 5 सेकंड इसको हटा दें, भाई 5 सेकंड की बढ़त भी तो मिल गई, हमारे हिसाब से इतना ज़्यादा लग रहा था बी को, तो उसे एक्चुअल में 5 सेकंड ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, किसको, बी को। अब इतने ही डिस्टेंस में देख लेंगे तो डिस्टेंस कितनी कम चल पा रहा होगा, भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है उतनी ही डिस्टेंस वो कम चल पा रहा है ए से सेम टाइम में। तो 55 ऐसे कर लो। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था कि सम षटकोणीय उद्यान है जिसके प्रत्येक भुजा इतनी वृत्ताकार जॉगिंग द्वारा परिबद्ध है, षटकोण के केंद्र से इतनी है। पर मैं आप बताना दोनों, इसमें तो कुछ करना नहीं था। 14 × 6 प्लस का 2 πr, यानी कि 2 × 22/7 इंटू में आर का मतलब 21। तो 7×3 = 21, 3×2 = 6, 6×2 = 12, 132 प्लस का 84, 4×2 6 हो गया, 8×3 11, 216। अगला सवाल कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता एक उच्च प्रदर्शन ग्राफिक्स कार्ड को क्रय मूल्य से इतने अधिक मूल्य पर बेचता है। विक्रेता इसे इतने में बेचता है जिससे उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यदि कार्ड को अंकित मूल्य से R% कम पर बेचा जाता तो का मान होता, तो का मान मतलब आर का मान होता, यहाँ पर आर आ जाएगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी चीज 25% आपको बढ़ाना है और आपको ये पता है उस पर फिर बाद में कुछ काम करना है, तो हमेशा 80 से 100 बढ़ाएंगे। ये सीपी हो गया, 25% जब बढ़ाओगे तो ये मार्क प्राइस। अब 20% का लाभ हुआ, 20 का लाभ इस पर होगा, यानी कि 12×8 = 96 हो गया। अब कितने का डिस्काउंट दिया, भाई देखो अंकित मूल्य से 8% कम पर बेचा, हमारे हिसाब से 4 कम पर बेचा, 4/100 घोड़े में 100, कितना आ गया, 4%। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं में अंतर, ये तो सवाल कर चुके। देखो a माइनस का b, 2639। बड़ी संख्या ऑब्वियस सी बात ए है, ए को बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 130 क्वोशिएंट बी, यानी कि बड़ी संख्या ए बराबर में कितना आ गया, 2b प्लस का 130। अब हमें बड़ी संख्या और 475 का चाहिए क्या, एस सी एफ चाहिए। अब एस सी एफ ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं। देखो 14 14 इसमें हमें दिखना चाहिए तभी तो एस सी एफ होगा। अगर हमने यहाँ पर देखा तो 14×3 = 42 होता है, 5 बचा, फिर 14×3 = 42 फिर से कर देंगे तो फिर 14 बच गया था, यानी 42 के बाद कितना बचेगा भाई, 12 बच जाएगा। फिर कटने वाला नहीं, यानी कि 14 भी नहीं। 12 अगर देखोगे तो 12 इसमें नहीं आने वाला है। 11 देखो, 11 भी नहीं, आंसर लगा दो 13। भाई 12 इसमें होना चाहिए ना, अब 12 तभी होगा जब यहाँ पर इवन कुछ होता, ऐसा है नहीं तो 12 कैसे आ जाएगा। 11 भी नहीं, बाकी आंसर तो आ ही चुका था। अब हमें ए निकालना तो बी का मान भी रखना पड़ेगा। ए माइनस का 2639 इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पर रख देंगे ए बराबर में 2 ब्रैकेट में ए माइनस का 2639 प्लस में 130 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a माइनस का 2 ने में 18, 2×3 = 6 और एक 7 हो जाएगा ना, 26×2 = 52 प्लस का 130 हो गया। इधर आ जाएगा भाई 2a, यानी कि ए हो गया, इधर 8 हो जाएगा, 7 से 3 गया तो 4 हो गया, 7 से 3 गया 4, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 5 हो गया, यानी कि ए आ गया हमारे पास 5148। अब यहाँ पर अभी भी ऑप्शन का ही सारा लेना है, ऑप्शन का सारा लोगे तो दोनों में 13 मिल जाएगा। अगला सवाल कह रहा था एक लंबवृत्तीय शंकु तथा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाई बराबर बराबर हैं। यदि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। शंकु का, सॉरी,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस का r, और शंकु का देखोगे तो पाई r l प्लस का r, ये होता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि पाई से तो पाई कैंसिल आउट। अब कह रहा है बेलन के आधार और ऊंचाइयां बराबर हैं और आधार की त्रिज्या इतनी इतनी है। तो भाई देखो, जब बेलन के आधार बराबर है, आधार मतलब सर्किल बेलन में भी होता है, शंकु में भी होता है, ऊंचाइयां भी बराबर हैं, तो इसका मतलब है रेडियस भी बराबर होगी। तो रेडियस बराबर है तो रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो गई। इधर हम लिखेंगे 2h, h तो बराबर ही है, ठीक है, तो h यहाँ पर h रहने दो। r का मतलब, अच्छा वैल्यू रख देते हैं ना भाई। देखो हमें स्लाइंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता है कि रेडियस हमारे पास 8 है और हाइट हमारे पास 15 है, तो स्लाइंट हाइट कितनी हो गई, 17 हो गई, मान रख दो 15 हो गया। आर का मतलब 8 हो गया, 23 बन गया, और इधर 2 और था। इधर करेंगे एल हमारे पास 17 है, कैपिटल आर यानी कि सेम ही है, तो 8 हो गया, यानी कि 8 7 15 25 हो गया, इधर 46 हो गया। अगला सवाल, इसमें देखो भाई 3 खंडों में विभाजित किया गया, औसत हमें बताना भाई, कुछ नहीं, 16 8 128, या फिर वैसे भी कर सकते हो, 8 का 16, 12 का 25, 5 का 9, कुछ भी एक एवरेज मान लो, सभी 20 के आसपास हैं तो 20 ही मान लो। ये 4 कम है, ये 5 ज़्यादा है, ये हमारे पास 11 कम है, तो 8 चौक 32 कम हो गया, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो गया, और इधर 11 पन्ना 55 कम हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखोगे तो 5 2 7 यानी कि 37 कम हो गया। तो जो एवरेज माना हमने उसमें टोटल 37 कम होगा, एक में कितना कम होगा, 12 8 20 और 5 25 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौकू 100 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 से पूरा दो गया, 18.6 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन था, एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। और अगर एग्जैक्ट निकालना तो नॉर्मल गुणा कर लेना, 16 8 128 वैसे करके एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी इसलिए किया नहीं। कह रहा था रमन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और मोहन प्रतिदिन, कह रहा था रमन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और मोहन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो रमन की इफिशियंसी आर, 6 घंटे में 15 दिनों में कर सकते हैं, और मोहन की इफिशियंसी एम, 8 दिनों में 8 घंटे 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि आर अपॉन में एम। तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 9 बार चला गया, तो 8/9 आ गया। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, कौन सा, M1 D1 T1 अपॉन में W1, M2 D2 T2 अपॉन W2। तो यहाँ पर वर्क तो सेम था, इसलिए जो पता था वो लिख दिया, एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब कह रहा है भाई दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें। भाई देखो प्रतिदिन अगर 9 8 17 करते हैं, 10 दिन करते हैं, तो ये तो उनके हिसाब से इफिशियंसी के हिसाब से हो गया कि एक दिन में वो इतना काम करते हैं तो एक्स दिन में निपटा देंगे, लेकिन टोटल काम, भाई आर की इफिशियंसी 8, 6 घंटे काम करते हैं तो गुणे में 15, ये टोटल वर्क हो गया, 8 गुणे में 6 गुणे में 15 हो गया। तो इसी को हमें निकालना था भाई। तो क्या बात है भाई, कहाँ चले गए, ऐसे नहीं करते हैं। ये x हो गया, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9 8 72/17 हो गया, 17 चौकू 68, 4/17 आंसर। अगला सवाल, कह रहा है रेशमा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 68% पे बेचा होता तो 15% की हानि होती, यदि वह वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 90% पे बेचती तो उसका लाभ या हानि क्या होती। देखो वो ये कह रहा था विक्रय मूल्य के 68% पे बेचा तो 15% की हानि हुई है, यानी कि 15% की हानि का मतलब 85, यानी कि 68% पे बेचा तो 85 हो गया, 90% पे बेचता तो कितना होता है 85/68 गुणे में 90 हो गया। तो इधर 17 पना 85, 17 चौको 68, यानी कि 450/4 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आप यहाँ पर देखोगे जब हमने यहाँ पर 15% की हानि की है तो उसके लिए हमने क्या लिया था 85, वो यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो वैल्यू निकल कर आई है वो यहाँ पर रहेगी, यानी कि 112.5। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ 12.5%। अगला सवाल, अब आते हैं अपने लास्ट सवाल पे। भाई ये सवाल तो देखो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। अगर इसको करने जाओगे तो भाई एग्जाम में अगर मेरे हिसाब से 5 6 मिनट भी बच रहे ना तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तो एक अलग प्रेशर होता है और इतना तो आईबी में तो और टाइम नहीं मिलता है, बहुत कैलकुलेटिव है।
बाकी इसमें देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें, थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही देता हूँ। तो इनका सम करो, 5 3 8 2 10 हो गया, और 4 2 6 1 7 हो गया, 7 3 2 5 7 5 12 हो गया, 5 4 9 3 12 हो गया। इनका एलसीएम लेंगे तो 12 वाले में तो 12 ही आ जाएगा, और बचेगा हमारे पास 7, और 2 चला गया, यानी कि 7 गुणे में 5 हो गया, 12 पंजे 60, 420 आ गया टोटल। तो 10 को 420 अगर हम बनाएंगे तो 42 का गुणा, इसमें अगर करेंगे तो 60 का गुणा, इसको 12 3 36, 12 पंजे 60, 12 3 36, 12 पंजे 60। अब इनको किस रेशियो में मिलाया जाना था भाई? 8, ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया 6। अब सब में इतने एक्स्ट्रा का हमें गुणा करके लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर सोने की बात करें, सोना, तो सोना के लिए हम बराबर 8, इसका 42 गुणे में 8 गुणे में 5 करेंगे, इस वाले पहले वाले में सब में करेंगे। 8 पन्ना 40, जीरो हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 हो गया, प्लस में। फिर दूसरे वाले में सोने में तो 6 दूनी 12, 120 22 हो गया। फिर तीसरे वाले में 35 का गुणा 3 में, 3 पंजे 15, 3 तरका 9 1 10, और ये हो गया x। फिर प्लस में 35 गुणे में 6 गुणे में 4, 6 चौक 24, 24 का 35 में करेंगे, 24 पंजे 120, हासिल लगा 12, 24 तिया 72, यानी कि 84 हो गया, 840 आ गया। ये सोने का हो गया। इसी तरीके से हम चांदी का करेंगे, फिर इसी तरीके से हम तांबे का करेंगे। भाई ये बना लोगे। अब इनको देखो, फिर इन दो का अगर देखेंगे, इनका दो का हमें क्या रेशियो दिया गया था? 7/5 दिया गया था। अगर हम इन दोनों का, यानी कि चांदी बटे में तांबा, ये करेंगे तो इन दोनों का रेशियो हमें कितना दिया गया था? 5/8 दिया गया। फिर यहां से आप कंपेयर करके दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक्स वाई का मान निकलेगा। एक चीज यहां पर इतना कर सकते हो, अगर आपके अंदर गट्स है क्या, कि जैसे ऑप्शन तो सारे अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर चांदी वाला अगर देखें, चांदी वाला, चांदी वाला अगर देखें तो 42 गुणे में 8, दूसरे में 3 का गुणा, व्हाइट कलर ले ले, तो 8 या 24, 24 दूनी 48 हो गया, हासिल लगा 4, और 24 चौकू 96, और 4 100, तब 100 हो गया, प्लस में। दूसरे में चांदी का देखेंगे तो 6 चौक 6 कम 60 वाई आ जाएगा, प्लस में। फिर यहाँ पर देखेंगे, दो में गुणे में इतना, 35 दूनी 70, एक्स हो गया, प्लस में। 5 गुणे में 6, 6 पंजे 30, और जीरो आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 1 10, ये बना जाकर। अब इनको हम देखो, ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, तो वैल्यू पुटिंग जरूर कर सकते हैं भाई। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो गया, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1 हो गया, 7 8 7 15, 25 20 आ गया, 120 बाई, प्लस का 105 एक्स हो गया। और इसको अलग लिखते हैं, ठीक है, और इसको क्योंकि कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इधर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है बस, ठीक है। 8 हो गया, और 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, प्लस में 60 बाई, प्लस का 70 है। अब सबसे पहले देखो, आसान वाली वैल्यू पुट करके आप देखेंगे, आसान वाली वैल्यू पुट करके। आप वैसे भी करने जाओगे ना, दो इक्वेशन बनाकर, वो भी आपको लेंदी पड़ जाएगा। तो हम नॉर्मल इस तरीके से करते हैं वैल्यू पुटिंग से। तो ऑप्शन आप देखेंगे, पहले आसान करेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट करके हम दिखा देते हैं आपको। तो ये तो हो गया 25 20, प्लस में 120, गुणे में बाई का मान हो गया 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, एक 9 पन्ना 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40 हो गया, और इधर हो जाएगा प्लस में 1, यानी कि 406 अपॉन में 45। तो ये 406 अपॉन में 45 हो गया, प्लस में एक्स का मान 105, 26/5 हो गया। तो 15 8 120 हो गया, 15 3 45 हो गया, कटने वाला तो है नहीं कुछ, बाकी 3 का गुणा इधर करते हैं, 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15, यानी कि 25 75। 8 का गुणा करेंगे, 8 छंग 48, 8 चौक 32 हो गया, प्लस में इधर 15 सत्ते 105 हो गया, सॉरी 5 दूनी 10, 21 पंजे 105। अब 3 का गुणा करेंगे, पहले तो 26 गुणे में 21 कर लेते, 21 छक्का 126, हासिल लगा 12 हो गया, 21 दूनी 42 और 2 44 और 10 कितना हो गया? 44 और 10 54। गुणे में कर देंगे 3, क्योंकि ये 3 एलसीएम ले रहे हैं पूरे में। तो 3 चक 18 हो गया, 3 चौको 12, 1 13 हो गया, और 3 पंजे 15, 1 16, 16 38 बन गया। ये जाकर कितना बन जाएगा? 16 38। पूरे में बटे में क्या है? ये 3 है। ये बिल्कुल अलग लाइन चल रही है, यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करते हैं ये वाली। तो इनको ऊपर जोड़ते हैं भाई, जोड़ के देखते हैं। कैलकुलेशन है, बहुत है, इसको स्किप कर दोगे भाई बढ़िया है।
आठ आठ 16 की 6, हासिल लगा एक हो गया 7, 7 4 11, 11 और 3 15, 11 3 14, हासिल लगा एक हो गया 6, 6 2 8, 8 6 14 की 4, हासिल लगा एक हो गया 8, 8 3 11, 11 और एक 12 हो गया, बटे में कर देंगे 3। इधर भी वही चीज करेंगे, 2058 प्लस का 60, 406 अपॉन में 45 प्लस में 70 गुणे में 26 बटे में 5 हो गया। तो इधर 15 तिया 45, 15 चौकू 60 हो गया, इधर करेंगे तो 14 पंजे 70 हो गया। दो तीन अट्ठे 24, हासिल लगा दो, तीन पंजे 15, दो 17, तीन दूनी 6 हो गया। प्लस में ये करेंगे, चार छंग 24 और चार चौकू 16 हो गया, चार छंग 24 चार चौकू 16, प्लस में 3 का गुणा, पहले 14 का गुणा कर देते, 14 छंग 84, हासिल लगा 8, 14 दूनी 28 और 8 36 गुणे में 3, तो 3 चौकू 12, 3 छक 18 और एक 19, 3 तर का 9, एक 10, यानी कि 1092 बटे में हो गया 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 4 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 8 2 10, 10 9 19, हासिल लगा 1 2, 6 2 8, 6 1 7 1 8 बटे में 3। अब इन दोनों को हमें करना है क्या, डिवाइड करना है। कहाँ चला गया भाई, कैलकुलेशन तो देख ही लिए होगे, बहुत ज़्यादा है बहुत। यहाँ पर देखोगे तो डिवाइड करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 2 4 4 6 अपॉन में 8 8 9 0 हो गया। तो इधर करेंगे 5 से ही काट लेते पहले, सॉरी 2 से, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 हो गया, इधर 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 2 8 2 10 3 13 हो रहा है, 4 4 8 4 12 5 17 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऐसे डिवाइड करने में 6 2 8 3 2 5 पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि कुछ भी निकल कर आए, तो हम क्या करते हैं, हम इसी को देखते हैं ना। यहाँ पर अगर 7 से हमने इसको डिवाइड किया ऊपर वाले को, तो जी ये बना देगा 7 गुणे में 7 अट्ठे 56, 6 बच गया, फिर 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, नीचे में 5 चाहिए, तो इसको 5 गुणे में 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, देखो हमारे पास सेटिस्फाइड कर गया, 7 बटे में 5 आंसर ये सेटिस्फाइड कर गया, तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाए। आप कैलकुलेशन देख लो, बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं ये ऑप्शन तो एक हमने चेक करके दिखा दिया। सबसे पहले इसको आप चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, फिर इसके बाद किसी पर पहुंचोगे, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए इस सवाल को अगर स्किप कर देंगे बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर पागल हो जाओगे करते करते कैलकुलेशन, आधे लोग तो वैसे ही भाग गए होंगे। ऐसे एक सवाल को और देख लो, 3 स्नातक छात्र थे जिसमें अरुण, भव्या और चित्रा थे, इन्होंने इतने रेशियो के अनुपात में शोध घंटे लगाते हैं। अरुण इतने महीने, 12 महीने, 9 महीने, कह रहा अनुदान योगदान किए गए घंटों के अनुपात और भागीदारी की अवधि दोनों के आधार पर वितरित किया जाता है, तो भव्या कितनी राशि मिलेगी। तो भाई देखो, अरुण था, भव्या थी, चित्रा, ये यहाँ पर लिख देते कि एक महीने में इतना टाइम लगाते हैं, तो 8 महीने में कितना, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। 7 गुणे में 12, 8 गुणे में 9, तो इधर कर लेंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 5 दूनी 10, 7 तियाँ 21, 9 दूनी 18, तो टोटल 21 हो गया। तो 21 यही निकालना है, इसका मल्टीपल ये हो गया। और अदरवाइज यहाँ पर देखोगे 49, 49 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 98 के, तो ये कितना गुना हो गया, 2 के गुना हो गया। इधर भी 2 के कर देंगे तो 21 दूनी 42 के का मतलब क्या होता है 1000। इतना तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए समझ गए होगे। तो चलिए फिर, ये हमारे 50 प्लस यानी कि लगभग 52 क्वेश्चन हमने लगभग क्या एग्जैक्ट 52 किए हैं। देखो बहुत अच्छा कैलकुलेटिव पेपर था। सीजीएल मेंस का तो इस लेवल का नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो आपको दिमाग में क्या रखना होता है भाई, आपके पास मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन हद से ज़्यादा इस टाइप के मिल सकते हैं, 25 मिलेंगे आपको डुएबल। आप अगर इनको कर ले रहे हैं तो काफ़ी लोगों से लीड ले जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं वो 5 क्वेश्चन इसी में फंस जाते हैं, इनको स्किप करना नहीं करना है, पहचान ही नहीं पाते हैं। तो ये जो पहचान लेगा और इसका टाइम इसमें दे देगा वो आगे निकल जाएगा। ये चीज बस दिमाग में रखना है। भाई देखो अभी भी जो आपका पेपर हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का ग्रेजुएशन लेवल का, 25 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है, 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अच्छे आए थे, 20 नॉर्मल डुएबल थे, लेकिन इसकी चर्चा सबने की, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई अपने आप को इसमें भी तो आंकना शुरू करो कि ये हम कर सकते थे, ये क्यों नहीं कर पाए। ये तो चलो हमने पढ़े ही नहीं थे तो हम कर ही नहीं पाए, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं कर पाए, इस पर सोचो भाई। ये अपना थोड़ा थिंकिंग पॉइंट चेंज करो कि जो टफ आ गया, जो नहीं कर सकते उसके पीछे। भाई जब आप पेपर देने बैठते हो एग्जाम में, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, पेपर अगर टफ आ गया वहां पर केवल यही कर सकते हो कि आपके लिए डुएबल पार्ट कौन सा है वो पहचानना। अगर वो वही नहीं करके आ रहे तो लाखों लोगों से वैसे ही पीछे हो जाओगे। तो आपको पेपर टफ आता है तो उसमें बस ये फोकस करना होता है कि हम कर क्या सकते हैं।
इस पर फोकस करोगे ये बहुत टफ आ गया हम कर ही नहीं पा रहे, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो नहीं हो पाना, आप लाखों लोगों से वैसे ही पीछे हो जाना। तो आप थोड़ी थिंकिंग से चेंज करो, ये देखा करो कभी भी पेपर एनालाइज करो तो ये देखो जो हमें आता है उसमें हमने कितनी गलतियां की, उसमें हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्यों जल्दबाजी में हुई, या फिर कुछ मिस्टेक हो गई, या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, या कोई सवाल ऐसा था डुएबल था कैलकुलेशन की वजह से हम नहीं कर पाए, या फिर हम कहीं पर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, हम स्टेप्स कटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो। अब जो मान लो पेपर दे रहे हैं आपसे कुछ पूछे, जैसे मॉन्टी हॉल आ गया सिलेक्शन पोस्ट में, अब जो पढ़ा ही नहीं है उसके लिए क्या करना है भाई, क्यों रोना है उसके लिए, वो सबके लिए है। उसके लिए फोकस कितना जोर दिया जाता है कि मोंटी हॉल, क्वार्टाइल डेविएशन, ये डेविएशन वो डेविएशन, भाई जो 20 से 21 क्वेश्चन डुएबल थे उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये हम कर सकते थे, ये हमने किए ही नहीं है। क्यों नहीं किए? क्योंकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उनमें हम फंस के रह गए, ये रह गए इसलिए। तो फिर आप बेवकूफ हुए, पेपर जिन्होंने बनाया वो थोड़ी न हुए, वो तो कह रहे हैं आप ये क्वेश्चन करो ना 20 से 22 जो आसान है, आप ये 5 क्वेश्चन करो ही मत। हम तो चाहते ही नहीं आप करो, नहीं हम तो इन्हीं में से कट ऑफ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही फंस रहे हो उसमें, तो फिर क्या ही कोई कर सकता है। ठीक है, चलो बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।